हेलो हेलो। ऑडियो वीडियो क्लियर है? क्या आवाज़ प्रॉपर आ रही है? हाँ बताओ भाई एक बार सब स्टूडेंट। क्या ऑडियो वीडियो क्लियर है? आवाज़ प्रॉपर आ रही है? गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग, कैसे हो? एकदम बढ़िया। और ठंड कितनी बढ़ गई? विजिबल दिख रहा है सही से? गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। चलो भाई स्टार्ट करते हैं अब। तो अब अपन जो है वो, आपको पता ही था 2 दिन तो व्यस्तता रहनी है चुनाव की वजह से सभी की। हाँ अब जो है वो थोड़ी कंटिन्यू रखना। सुबह 7:30 से 8:45 तक ये क्लास तो होएगी। उसके बाद में पॉलिटी आपकी डेली 9 बजे जो है वो मेरी क्लास रिकॉर्डेड अपलोड की जाएगी। शेड्यूल आप सभी लोगों को बता दिया गया है कि शेड्यूल जो नया आरएस फाउंडेशन बैच है उसका शेड्यूल जो है वो आपके नए आरएस फाउंडेशन बैच का अभी जो शेड्यूल है वो क्या है भाई। नए आरएस फाउंडेशन एक बार 2 दिन जो है वो कहीं जो है वो टीचर छुट्टी पे है, लेकिन फिर भी आपको बता देता हूँ आरएस फाउंडेशन बैच का जो शेड्यूल है वो आरएस फाउंडेशन बैच का शेड्यूल ये रहेगा भाई कि आपके यहाँ जो है वो एक तो इको तो सुबह लाइव हो ही जाएगी 7:30 से। फिर आपको जो है वो 2 नंबर राजस्थान पॉलिटी आपके लिए जो है वो कितनी बजे से 9 बजे से जो है वो रिकॉर्डेड आपको मिलेगी। 3 नंबर क्लास आपकी जो होगी वो ऑलमोस्ट 3:30 से 5, 3:30 से 5 आपकी मैथ होगी। और 4 नंबर क्लास होगी आपकी 5 से 6:30 बजे तक फिजिक्स होगी। अभी ये है शेड्यूल। उसके अलावा जो है आपका आधार अटल बैच जो है और आधार अटल पराक्रम बैच है उनका शेड्यूल जो है वो ये तो कॉमन ही रहेगा। ये क्लासेस तो उनकी चलेंगी। ये 2 नए सब्जेक्ट आज से जो है वो आधार अटल में लग जाएंगे। उसके अलावा आपकी जो है वो 2 से 3:30 जो है वो इंडियन हिस्ट्री वो होएगी। उसके अलावा आपकी जो पहले क्लासेस चल रही थी वो कंटिन्यू उसी टाइम चलती रहेगी। जैसे राजस्थान हिस्ट्री की जो क्लासेस चल रही थी खांडल सर की वो चलती रहेंगी। ठीक है। सर्दी तो है वो मेरे को तो स्टूडियो में कम लग रही है। फिर कल से क्या सीख ली तुम लोगों ने? बहुत सारे स्टूडेंट आरएस का रिजल्ट आने के बाद में बड़े मतलब जो है वो बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट थे। जिनका हो गया था उनको खुशी है, लेकिन जिनका नहीं हुआ था उनको बहुत दुख था। तो कल से तुम लोगों ने कुछ सीख ली कि कोई भी जीत जो है वो शाश्वत नहीं है, और कोई अगर पराजित है तो जीवन भर वो भी जो है पराजित नहीं रहेगा। जो मेहनत करेगा वो प्राप्त करेगा। जो मेहनत करेगा वो प्राप्त करेगा। लक्ष्यांत ये भी मैं वापस करवा दूंगा राजस्थान पॉलिटी भी लाइव। लेकिन एक बार जिनको जल्दी करना है वो साथ साथ देख लो। मेरी रिकॉर्डेड लाइव में कोई अंतर नहीं है। मैं कैमरे को भी बहुत अच्छा पढ़ाता हूँ। मुझे समय नहीं मिलता कभी कभी, ठीक है, ड्यूटी की वजह से। तो इसकी वजह से मैं कुछ सब्जेक्ट जो है वो रिकॉर्डेड रखता हूँ। तो आप बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ो। अगर आपको दिक्कत है तो उनके क्वेश्चन जैसे मतलब 5 क्लास हो गई फिर लाइव आके एक दिन में मैं पूरा रिवाइज करा दूंगा। 2 क्लास पढ़ के देखो फिर पता चल जाएगा। तो कभी भी जो है ना ऐसे डिमोटिवेट नहीं होना चाहिए। मेहनत करके भी लोग जो है वो हार जाते हैं। इसका मतलब कि वो मेहनत करना छोड़ दें? अब जाके जो नहीं जीते वो जाके 5 साल वापस मेहनत करेंगे ना? मतलब आप ये सोचिए वो वापस लोगों के ब्याह सावे, किसी के कुछ दुर्घटना हुई है, कोई काम हुआ है, हर जगह जाएंगे ना 5 साल, क्योंकि उन्हें 5 साल बाद वापस जीतना है। तो 5 साल बाद जब उन्हें वापस जीतना है तो वो मेहनत आज से वापस लग गए ना। देख लेना 2 दिन बाद में वापस जो है वो फील्ड में एक्टिव हो जाएंगे। तो इससे आपको भी सीख लेनी चाहिए कि सफलता है, सफलता जो है ना वो नतीजे हैं। मेहनत निरंतर रहनी चाहिए। जो मेहनत करेगा वो आगे वापस जीत के आएगा। जो पिछली बार नहीं जीते तो वो इस बार जीत गए। आई बात समझ में? मैथ फिजिक्स आप भी पढ़ाओगे? हाँ मैं ही पढ़ाऊंगा। मैं हूँ तुम्हारे लिए इंद्रधनुष। मैं क्यों पढ़ाऊंगा अभी? फिजिक्स में अंदर लांबा सर पढ़ाएंगे, मैथ क्या आपको जो है पुरुषोत्तम सर पढ़ाएंगे। चलो अब स्टार्ट करते हैं। एग्रीकल्चर अब जो आपका टॉपिक जो है वो इको के अंदर 3 बेसिक टॉपिक है वो अब हम कवर करेंगे।
और वो 3 बेसिक टॉपिक कौन से अपन ने सिलेबस डिस्कस और सारी चीज़ें कर रखी है, ठीक है। अब जो है वो अपने को 3 बेसिक टॉपिक पे ध्यान देना है। शाम को आपको ये पीडीएफ अपलोड हो जाएगी, बहुत सुंदर सुंदर लिखा हुआ, आपको नोट्स बनाने की मेरे सब्जेक्ट्स में ज़रूरत नहीं है। तो अब अगर हम लोग बात करें यहाँ पे 3 अच्छे अच्छे टॉपिक कौन से हैं, आप हमेशा याद रखें कि आपका जो टॉपिक है कृषि, और कृषि के साथ जो टॉपिक है आपका उद्योग, और उद्योग के साथ जो टॉपिक है वो आपका है सेवा। क्योंकि एग्रीकल्चर जो है वो इंडस्ट्री और सर्विस आपकी अर्थव्यवस्था के 3 प्रमुख सेक्टर होते हैं। फर्स्ट जो कि प्राइमरी प्रोडक्ट होते हैं वो एग्रीकल्चर सेक्टर में आते हैं, सेकंड जो कि मैन्युफैक्चरिंग से बनते हैं जो कि इंडस्ट्रियल सेक्टर में आते हैं, थर्ड जिसमें सर्विसेज, शिक्षा, स्वास्थ्य, बीमा, बैंकिंग, ये सारी चीज़ें जो है वो होती है। अब कृषि उद्योग सेवा, कृषि उद्योग सेवा हम पढ़ेंगे। बेसिकली जो है वो कृषि उद्योग सेवा सबसे कम पढ़ा जाता है। उसका कारण क्या है, ये टॉपिक सेम के सेम ज्योग्राफी में भी है, ये सेम के सेम ज्योग्राफी में भी है, और यही टॉपिक जो है वो आपके इको में है। तो इको वाले गुरुजी सोचते हैं जियो करवा देंगे, और ज्योग्राफी वाले टीचर सोचते हैं कि इको वाले करवा देंगे। हमें बहुत सारे टॉपिक जो ना ऐसे होते हैं आपके सिलेबस में। जैसे मैं आपको बताता हूँ, एक संवैधानिक विकास क्रम का टॉपिक है जो कि आपके सारे एक्ट आते हैं, याद है 1773 रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर सारे 1919, 1909, 1935 सारे एक्ट आते हैं ना। पॉलिटी वाला टीचर सोचता है कि हिस्ट्री में करवा देंगे, हिस्ट्री वाला टीचर सोचता है मैं क्यों बोलूँ, ये तो कॉन्स्टिट्यूशनल जो है वो डेवलपमेंट है, ये तो पॉलिटी वाले को करवाना चाहिए, होता है ना कभी। तो उसी तरीके से ये 2 टॉपिक बड़े समस्या में रहते हैं, इनको हम बड़ी शिद्दत से करेंगे। जैसे राज्यों का पुनर्गठन है, राज्यों का पुनर्गठन है, तो वो दोस्तों जो है वो राज्यों का पुनर्गठन जो होता है, उस राज्य के पुनर्गठन की अगर हम लोग बात करें तो दोस्तों याद रखें वो टॉपिक जो है वो आपके हिस्ट्री में भी है और वो टॉपिक पॉलिटी में भी है। तो बहुत सारे टॉपिक ऐसे होते हैं जो कि आपके रिपीट होते हैं, लेकिन अब हम एग्रीकल्चर और जो है वो इंडस्ट्री के बारे में बात करेंगे, ठीक है। कोई भी क्लास ओवरलैप नहीं होगी, आपको शेड्यूल एग्जैक्ट जो है वो आपके ऐप पर लग गया है, टेंशन मत लो, और बढ़िया तरीके से स्टार्ट कर दो तैयारी। अब एक दिन की कोई छुट्टी नहीं है। अब हम बात करते हैं कृषि में। कृषि में हमें क्या पढ़ना चाहिए, कृषि के अंदर हमें क्या पढ़ना चाहिए, तुम्हारा मन क्या करता है कृषि में क्या पढ़ना चाहिए। तो देखो कृषि में हमें क्या पढ़ना चाहिए, हम एग्जैक्ट अगर एग्रीकल्चर सेक्टर पढ़ना चाहें तो हमें ये पता होना चाहिए कि दोस्तों एग्रीकल्चर के अंदर जो है वो आपका खाद्य प्रबंधन क्या है। एक टॉपिक है आपका क्या, खाद्य प्रबंधन क्या है। अगर आपको जिस दिन इसका पता चल गया ना खाद्य प्रबंधन क्या है, तो पूरा एग्रीकल्चर पता चल जाएगा आपको। एग्रीकल्चर में खाद्य प्रबंधन, फूड मैनेजमेंट ही अपने आप में सिलेबस है। क्योंकि देखो खाद्य का प्रबंधन तभी तो होगा जब आपको ये पता चलेगा कि उत्पादन कितना हुआ है, आपको ये पता चलेगा कि खाद्यान्न का भंडारण कितना हुआ है, और भंडारण के साथ साथ आपको ये पता चलेगा कि वितरण कैसे होगा, वितरण के साथ साथ दोस्तों आपको ये पता चलेगा कि आपका जो है वो हाँ इसकी जो है वो खरीद कैसे हुई है। तो सर इसमें कैसे पता चलेगा, इसमें मैं आपको अभी बताता हूँ। जैसे वितरण हम लोग जो है वो खाद्यान्न का करते हैं दोस्तों पीडीएस के माध्यम से। नाम सुना है तुम लोगों ने, सार्वजनिक वितरण प्रणाली। 3 रुपये में चावल, 2 में गेहूँ, 1 रुपये मोटा अनाज। आगे एक टॉपिक आ गया ना, एक टॉपिक है खरीद हम लोग जो है वो सरकार करती है एमएसपी के तहत है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। आगे आपका एक और टॉपिक, ठीक है। भंडारण में दोस्तों आपका एफसीआई, भंडारण में क्या आ गया दोस्तों, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, और उत्पादन के तो डाटा वैसे ही पढ़ने। तो आगे ना बहुत सारे टॉपिक। अब बात करते हैं हम आगे खाद्य प्रबंधन के बाद में एक आजकल जो सबसे ज्यादा पॉपुलर चल रहा है उसका नाम है खाद्य प्रसंस्करण उद्योग। इसका नाम क्या है दोस्तों आपके, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग। अब खाद्य प्रसंस्करण उद्योग जो है वो दोस्तों आप लोगों को याद रखना पड़ेगा, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री क्या है, सबसे ज़्यादा पॉपुलर चल रहा है। फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री मतलब आप जो है देखिए टमाटर को सॉस बन गया, तो वो टमाटर तो ज़्यादा दिन चल है नहीं चल है, पर सॉस तो 1 साल चल है। मतलब खाद्य प्रसंस्करण वह गतिविधि है जो खाद्य पदार्थ की गुणवत्ता एवं जीवन अवधि दोनों बढ़ा देते हैं। घर चुका दूध का डांगा बेस को वो तो शाम तने फाट सके, लेकिन जब सरस वाले उसका पास्चुराइजेशन कर देते हैं तो वो 5-5, 7-7 दिन तक शहरों में काम आ जाता है। तो ये क्या है, फूड प्रोसेसिंग। अगर मैं आप लोगों को पुराने ज़माने में इनके उदाहरण बताऊं तो सांगरी को जब हम सुखा लेते हैं तो वो 5 साल भी चल जाती है ना। और केरी की सब्जी बनाओ तो शाम को ख़राब हो जाएगी, लेकिन अचार डाल लेते हैं तो 1 साल भी चल जाता है।
उसे हम क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं फूड प्रोसेसिंग। वो प्रोसेस्ड फूड हो गया, अब ज़्यादा चलेगा, अब ज़्यादा चलेगा। तो इस उद्योग को हमें पढ़ना पड़ेगा, और इस उद्योग को पढ़ने के साथ साथ हम लोगों को जो है ये भी देखना पड़ेगा, और वो 3 चीज़ें क्या है दोस्तों आपकी? एक हरित क्रांति, एक दोस्तों आपकी कौन सी है? हरित क्रांति, एक दोस्तों आपकी है नीली क्रांति, एक दोस्तों जो है वो आपकी है श्वेत क्रांति। एक कौन सी है? श्वेत क्रांति। ये इतने टॉपिक तो बनते हैं और देखने पढ़ेंगे, इनसे बहुत क्वेश्चन आता है। ग्रीन रिवॉल्यूशन, ब्लू रिवॉल्यूशन, उसके साथ साथ दोस्तों आपका टॉपिक कौन सा है? आपका जो है वो व्हाइट रिवॉल्यूशन। दूध उत्पादन के लिए तो श्वेत क्रांति, और मत्स्य उत्पादन के लिए नीली क्रांति, कृषि उत्पादन के लिए दोस्तों जो है वो आपकी क्या है? हरित क्रांति। इसके साथ साथ अगर हम लोग आगे चलेंगे और अगर हम टॉपिक देखेंगे तो हम लोगों को देखने पड़ेंगे कृषि में सुधार, कृषि में सुधार। और जब हम बात करेंगे कृषि में सुधार की, तो दोस्तों याद रखना एग्रीकल्चर में रिफॉर्म्स तभी होंगे, एग्रीकल्चर में रिफॉर्म्स तभी होंगे जब दोस्तों जो है वो आपकी योजनाएं ज़्यादा से ज़्यादा होंगी। तो हमें एग्रीकल्चर की सारी योजना यहाँ पढ़नी पड़ेगी, एग्रीकल्चर की सारी योजना यहाँ पढ़नी पड़ेगी। ये आपका टॉपिक है। मेंटली तैयार हो जाओ भाई, हाँ मेंटली तैयार हो जाओ कि भाई इतना कुछ पढ़ना पड़ेगा। कम से कम जो है वो 1 सप्ताह एग्रीकल्चर चलेगा। तैयार हो सारे 1 सप्ताह एग्रीकल्चर पढ़ने के लिए? तो आ जाओ फिर। और अपने 8 बजे की बजाय अब डेली 7:30 से क्लास होएगी, ताकि थोड़ी क्लास का टाइम बढ़ सके, थोड़ा क्लास का टाइम बढ़ सके, ठीक है? आ जाओ, अब एक एक के बारे में बात करते हैं, एक एक टॉपिक के बारे में बात करते हैं। सबसे पहला जो शब्द आता है उस शब्द के बारे में बात करते हैं। खाद्य सुरक्षा क्या है? फूड सिक्योरिटी क्या है? बार बार बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमें खाद्यान्न उत्पादन इसलिए बढ़ाना है कि फूड सिक्योरिटी इंश्योर करनी है। ये शब्द सुने, सारे शब्द पता होने चाहिए हम लोगों को कि हमें जो है वो दोस्तों जो है वो फूड सिक्योरिटी इसलिए बढ़ानी है, मतलब हमें खाद्यान्न उत्पादन इसलिए बढ़ाना है कि हमें फूड सिक्योरिटी बढ़ानी है। कभी सोचा ये खाद्य सुरक्षा शब्द क्या है? आम जमाने में ये सबसे ज़्यादा यूज आने वाला शब्द है, लेकिन कभी सोचा? तो खाद्य सुरक्षा एक बहुआयामी अवधारणा है। खाद्य सुरक्षा से तात्पर्य सभी भौगोलिक क्षेत्र तथा समाज के सभी वर्गों को वहनीय कीमत पर खाद्यान्न मिल जाए। याद रख लेना, याद रख लेना क्या दोस्तों? कि समाज के हर वर्ग को, समाज के जो है वो हर वर्ग को, हर वंचित वर्ग को, हर भौगोलिक क्षेत्र में अगर अफोर्डेबल प्राइस के ऊपर अगर खाद्यान्न मिल जाए तो हम उसे क्या बोलेंगे? फूड सिक्योरिटी। और भारत यही तो कर रहा है, भारत यही तो कर रहा है। इतनी बड़ी जनसंख्या है अपनी जो है वो दोस्तों जो है वो इतनी बड़ी जनसंख्या है, तो उसकी खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करनी जरूरी है। तो खाद्य सुरक्षा, क्योंकि आज हम ये पूरा टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, उससे पहले पता तो होना चाहिए ना फूड सिक्योरिटी क्या है। तो देखो, अगर हर आदमी को खाद्यान्न मिल जाए, हर आदमी की खाद्यान्न तक पहुंच हो जाए, और वो खाद्यान्न जो है वो वहनीय लागत पे हो। क्या हो दोस्तों? वहनीयता, अफोर्डेबिलिटी, मतलब कम लागत पे या कम प्राइस पे आपको मिल जाए, तो हम उससे फूड सिक्योरिटी कहते हैं। हम उसे क्या कहते हैं? फूड सिक्योरिटी कहते हैं। ऐसे मान लो कि खाद्यान्न का उत्पादन तो घना ही हो रहा है, लेकिन आपके जो है ना गेहूं 100 रुपये किलो है, तो क्या फूड सिक्योरिटी है क्या? ना भाई ना। फिर तो बाद में इन्फ्लेशन ज़्यादा है ना। मान लो आपके यहाँ बहुत शानदार उत्पादन तो अच्छे हो रहे हैं, सेव की कमी तो कोई नहीं है, लेकिन सेव 150 रुपये किलो है, तो अपन थोड़ी खा ले? हर आदमी को डेली सेव थोड़ी मिलता है, नहीं मिलता ना। तो उसके लिए वो प्रोडक्शन ही है, लेकिन अफोर्डेबल नहीं है। फूड सिक्योरिटी तभी इंश्योर होता है जब फूड की अवेलेबिलिटी हो, इजीली उस तक एक्सेस हो, और उसके साथ साथ उसमें अफोर्डेबिलिटी हो। उसमें क्या हो दोस्तों? वहनीयता हो। कल को अगर कोई कह देना तुम्हें खाद्य सुरक्षा के बारे में, तो आपको ये चीज़ समझ में आनी चाहिए कि खाद्य सुरक्षा का मतलब होता है कि दोस्तों आपके यहाँ पर जो है वो खाद्यान्न उपलब्ध हो, खाद्यान्न तक लोगों की पहुँच हो, और कम कीमत पर उपलब्ध हो। तभी तो हम लोगों ने स्टार्ट कर रखा है सार्वजनिक वितरण प्रणाली। हमने क्यों स्टार्ट कर रखी है? ऐसे जनता जो है वो बाजार से खरीद के जो है वो खा ले। सार्वजनिक वितरण प्रणाली हमने क्यों स्टार्ट कर रखी है? सार्वजनिक वितरण प्रणाली तुम में से कौन कौन जानता है? पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम तुम में से कौन कौन जानता है?
पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जानते हो क्या? गांव में मिलता है ना, 3 रुपए में चावल, 2 में गेहूं, 1 में मोटा अनाज। हाँ, कोरोना टाइम में डबल मिल रहा था। हाँ, तो सार्वजनिक वितरण प्रणाली जो है वो दोस्तों जो है वो आपका इसका उदाहरण है। अब बहुत सारे स्टूडेंट बोलेंगे कि सर जो है वो जब है खाद्यान्न का उत्पादन किसान कर रहे हैं तो लोगों को बाजार से ही खरीद लेना चाहिए, क्या जरूरत आ रही है कि सरकार 3 में चावल, 2 में गेहूं, 1 में मोटा अनाज उपलब्ध करवाए? तो हमेशा याद रखना, हमारे संविधान में सामाजिक एवं आर्थिक न्याय की बात है। हमारे संविधान में जो है वो क्या है दोस्तों, सामाजिक एवं आर्थिक न्याय की बात है। और सामाजिक और आर्थिक न्याय की बात जब संविधान में है तो दोस्तों जो है इसका मतलब जो है वो हमारा भारत एक क्या है, लोक कल्याणकारी पब्लिक वेलफेयर स्टेट है। भारत एक क्या है, लोक कल्याणकारी राज्य है। और भारत एक लोक कल्याणकारी राज्य है, लोक कल्याणकारी राष्ट्र है। तो सरकार की जिम्मेदारी बनती है, सरकार का उत्तरदायित्व है, सरकार का उत्तरदायित्व है, सरकार का उत्तरदायित्व है कि लोगों की फूड सिक्योरिटी, लोगों की फूड सिक्योरिटी सुनिश्चित होनी चाहिए। सरकार का उत्तरदायित्व है ही भाई। अब प्याज को सरकार ने महंगे तो नहीं किए, लेकिन जब हो जाते हैं तो अपन कहते हैं ना, आ सरकार के काम की, हम तो प्याज इतना महंगा हो गया। अब कोई सरकार तो कौन करे ना, प्याज तो बाजार की वजह वो महंगा है। लेकिन फिर भी हम लोग कह देते हैं ना, क्योंकि भारत में सामाजिक तथा आर्थिक न्याय की बात है आपकी प्रस्तावना में। इसका मतलब भारत एक क्या है, पब्लिक वेलफेयर स्टेट है। और पब्लिक वेलफेयर स्टेट है तो इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, सरकार का उत्तरदायित्व है कि वो लोगों की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करे, लोगों की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करे। क्योंकि जब भारत में हद से ज़्यादा जो है वो बेरोजगारी है, भारत में जो है वो दोस्तों आपके हद से ज़्यादा जो है वो बेरोजगारी है, भारत में जो है वो दोस्तों गरीबी है। अब जब बेरोजगारी गरीबी है तो सरकार इन समस्याओं का समाधान करे। और जब तक इन समस्याओं का समाधान नहीं हो जाता तब तक कम से कम खाद्यान्न तो उपलब्ध करवाए, ताकि कोई व्यक्ति जो है वो दोस्तों किसी भी कंडीशन के अंदर भूखा तो नहीं सोए, किसी भी कंडीशन के अंदर भूखा तो नहीं सोए। और आने वाली जनरेशन, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति बेरोजगार या गरीब है तो चलो वो जरूर हो सकता है कि उसने मेहनत नहीं की है, कुछ भी है, लेकिन उसके बच्चों का क्या कसूर है? उसको, उसके बच्चों ने उसे थोड़ी सिलेक्ट किया है, ये तो किस्मत है, कुदरत है कि वो किसके पैदा हुए। ठीक है, तो अब अगर वो मेहनत करके बेरोजगारी और गरीबी से जब तक बाहर आएंगे तब तक तो बच्चा तो कुपोषित हो जाएगा ना, बच्चा कुपोषण का शिकार हो जाएगा ना, महिला को खाने में समस्या होगी, बच्चे को जो है वो समस्या होगी, तो भी आने वाली जनरेशन को समस्या हो जाएगी ना। तो इसलिए खाद्यान्न सुरक्षा जरूरी है, उसके साथ साथ सार्वजनिक वितरण प्रणाली जरूरी है। तो भारत एक लोक कल्याणकारी राज्य है। बहुत सारे लोग है ना, एक ये आइडियोलॉजी चेंज करना, क्योंकि तुम सोसाइटी में जाओगे, तुम जाके प्रशासन संभालोगे, कोई थानेदार भी बनेगा, कोई तहसीलदार भी बनेगा, कोई एसडीएम भी बनेगा। तो एक चीज़ ये याद रख लेना, जब तक तुम हर चीज़ के बारे में एक ही चश्मे में देखोगे ना कि क्या जरूरत है, ऐसे जो है वो 3 में चावल, 2 में गेहूं, 1 में मोटा अनाज, तुम्हारे पास पैसे हो गए तो क्या सबके पास हो गए? क्या तुम अफोर्ड कर सकते हो तो क्या सब थोड़ी कर सकते हैं? तो हमेशा इस सोच के साथ चले कि हाँ अगर कुछ है तो किसी तबके को इसकी जरूरत भी है, किसी तबके को इसकी जरूरत भी है। तो भारत एक लोक कल्याणकारी राज्य है, अर्थात नागरिकों की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना और सामाजिक एवं आर्थिक न्याय प्रदान करने की जिम्मेदारी सरकार की है। तथा संविधान का आर्टिकल 21 भी जो है वो कहता है कि जीवन वो है जो गरिमा में जीवन हो। क्या हो? गरिमा में जीवन हो, कम से कम जो है वो डिग्निटीफुल तो जो है वो आपकी लाइफ हो। अगर खाना ही नहीं मिल रहा तो फिर गरिमा में जीवन क्या हुआ? तो दोस्तों जो वो याद रखना, उसके साथ साथ सतत विकास लक्ष्य, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का दूसरा गोल भी कहता है कि हमें भूखमरी समाप्त करनी है तथा खाद्य सुरक्षा एवं पोषण प्रदान करना है, तथा खाद्य सुरक्षा एवं पोषण प्रदान करना है। तुम लोग जल्दी में तो नहीं हो ना, आराम से पढ़नी है ना इकोनॉमी पूरी की पूरी, बस तो आराम से ही पढ़ेंगे। तो सतत विकास लक्ष्यों में दूसरा गोल जो है वो क्या है? भूखमरी समाप्त करने तथा खाद्य सुरक्षा एवं पोषण प्रदान करने से संबंधित है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हमारे यहाँ 17 गोल है जो कि यूएनओ संयुक्त राष्ट्र संघ ने अपनाए हैं। इन्हें हमें 2030 तक पूरा करना है। आपके सिलेबस में अलग से एसडीजी लिखा हुआ हम पढ़ेंगे, लेकिन उसमें एक टारगेट ये भी है कि हमें भूखमरी ख़त्म करनी है और दोस्तों जो है वो अपने खाद्य सुरक्षा उपलब्ध करवानी है।
लेकिन जब मैं डाटा की तरफ चलूँ उससे पहले एक बात ये भी जरूरी है कि हमें देख लेना चाहिए कि भारत में भुखमरी है कितनी है, खाद्य सुरक्षा है कितनी। आराम से पढ़ना है, चलो बहुत बढ़िया। चलेंगे। मैं तो, और लाइटिंग तो सही है ना तुम लोगों के? ये सामने 3 लाइट जलती है ना, तो इनसे सुबह सुबह ना माथा खराब हो जाता है, फिर बाद में पूरे दिन से आंखों में अजीब सा रहता है। तो मैंने लाइटें बंद कर रखी है, ठीक हो? प्रॉपर दिख रहा है? चलो फिर बढ़िया। मेरे को लग रहा था कई दिनों में आंखें खराब हो जाएगी, बड़ी बड़ी लाइटें स्टूडियो में लग जाती हैं, फिर बाद में उससे समस्या हो जाती है। चलो भैया अब आगे बात करते हैं। तो अब दोस्तों आपके यहाँ एक आता है वैश्विक भुखमरी सूचकांक, ग्लोबल हंगर इंडेक्स। ग्लोबल हंगर इंडेक्स, ग्लोबल हंगर इंडेक्स के बारे में पढ़ना इसलिए जरूरी है कि हम इतनी बड़ी बड़ी बातें करेंगे। हम जो है वो दोस्तों, हाँ, हम इतनी बड़ी बड़ी बातें करेंगे, इतना जो है वो हम कंटेंट पढ़ेंगे, तो उससे पहले हमें ये पता तो होना चाहिए कि जब इतना खाद्यान्न उत्पादन है, जब इतना खाद्यान्न निर्यात है, जब हम उत्पादित खूब कर रहे हैं, जब हम निर्यात खूब कर रहे हैं, हम किस खाद्यान्न या कृषि उत्पादक के साथ साथ कृषि निर्यातक देश बन गए हैं, उसके बाद भी हमारे हालात हंगर इंडेक्स में इतने खराब क्यों? क्या ये इंडेक्स खराब है? क्या इस इंडेक्स की गणना का आधार खराब है? ये चक्कर क्या है? ये जो है वो दोस्तों जो है वो चक्कर क्या है, ये हम लोगों को जो है वो पढ़ना पड़ेगा। ये हम लोगों को जो है वो क्या करना पड़ेगा? पढ़ना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो चलो इसके बारे में बात करते हैं। हम्म, चलो बात करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको ये सोचना पड़ेगा ये पोषण में क्या क्या चीज आती है। एक देखो, पोषण के अंदर 4 चीजें आती हैं। क्या आती हैं दोस्तों? ये जब जारी किया जाता है वैश्विक भुखमरी सूचकांक है, तो वैश्विक भुखमरी सूचकांक के 4 आधार है। आपके यहाँ जो है वो दोस्तों अल्प पोषण कितना है, आपके यहाँ चाइल्ड स्टंटिंग कितनी है, चाइल्ड स्टंटिंग कितनी है। बुक के ऊपर नहीं जाना, आप तो इधर देखो, है ना, आपको ये सारा कंटेंट मिल जाएगा। जो एक्स्ट्रा है वो आप लिखते रहना, जिनके पास बुक है, क्यों इको अपडेट होता रहता है। चाइल्ड स्टंटिंग कौन कौन जानता है? चाइल्ड स्टंटिंग का मतलब ये है कि बच्चे की जो है वो दोस्तों आयु के अनुसार कद कम है। स्टंटिंग का मतलब क्या है? आयु के अनुसार उसका जो है वो क्या है दोस्तों, कद कम है। उसके अनुसार उसकी लंबाई कम है, उसकी लंबाई कम है। ठीक है, तो उसे हम जो है वो कुपोषण की श्रेणी में रखते हैं। चाइल्ड वेस्टिंग का मतलब है उसकी कद के अनुसार उसका वेट कम है, उसके कद के अनुसार, कद के अनुसार वजन कम है, अनुसार वजन कम है, अनुसार वजन कम है। और एक दोस्तों बाल मृत्यु दर, चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट। ये 4 चीजें आप लोगों को याद रखना। जब ये वैश्विक भुखमरी सूचकांक आता है, तो एक कंपनी है कंसर्न वर्ल्ड वाइड एंड वैल्यूएबल, जो दोस्तों अब ये जारी करती है, ये 4 आधार लेती है: अल्प पोषण, चाइल्ड वेस्टिंग, चाइल्ड स्टंटिंग और बाल मृत्यु। ठीक है, इसमें 0 से 100 के मध्य भूख की गंभीरता को प्रदर्शित किया जाता है। अगर किसी भी देश का 0 के पास स्कोर है, इसका मतलब वहां भूख है ही नहीं, हंगर नहीं है। अगर कोई 100 के पास है, तो इसका मतलब है वहां पे सबसे खराब प्रदर्शन है। ये सूचकांक में अगर हम लोग देखें तो दोस्तों जो है वो सबसे बढ़िया देश है बेलारूस। वहां पे भूख नहीं है, वहां पे हंगर के हालात नहीं है। सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला देश है चाड, जो कि अफ्रीका में, वहां पे हंगर बहुत ज्यादा है, वहां पे हंगर बहुत ज्यादा है, वहां पे जो है वो भुखमरी बहुत ज्यादा है। सबसे कम भुखमरी कहाँ पे? बेलारूस में। सबसे ज्यादा जो है वो चाड में। लेकिन हमें तो हमारा देखना है। अगर हम लोग हमारा देखें तो भारत जो है वो दोस्तों 121 देशों में 107वें स्थान पर है।
ये अपने आप में भारी है। भारत 121 देशों में 107वें स्थान पर है और भारत का स्कोर भी 29.1 के साथ है। ये सबसे खतरनाक चीज है। अब इसके ऊपर हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे कि हम इतनी बातें कर रहे हैं खाद्यान्न उत्पादन की, कृषि निर्यात की, कृषि आत्मनिर्भर की, उसके बावजूद भी हमारे यहाँ पर जो है वो दोस्तों हालात ऐसे हैं कि 224 मिलियन लोग जो है वो कुपोषित है। मतलब 35% बच्चे चाइल्ड स्टंटिंग की श्रेणी में आती है। बाल मृत्यु दर 3.3% है। भारत जैसे खाद्य उत्पादक, आत्मनिर्भर एवं निर्यातक देश के लिए ये क्या चिंतनीय है या नहीं है? हम आज जब ये पूरा टॉपिक पढ़ेंगे और ये इंडेक्स आपके सिलेबस में है, क्योंकि करंट अफेयर में यही इंडेक्स पूछे जाएंगे। आज 107 है, आप पेपर दोगे तब तक क्या पता 108 या 106 हो जाए, तो उस समय इतना ही देना होगा। लेकिन इंडेक्स समझना जरूरी है कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स में 4 आधार है और ग्लोबल हंगर इंडेक्स के अंदर दोस्तों जब 4 आधार है तो अल्प पोषण है, उसके साथ चाइल्ड स्टंटिंग, वेस्टिंग तथा जो है वो दोस्तों आपके यहाँ पे आप बाल मृत्यु दर जो है वो इसका आधार है। और भारत में जो है वो 224 मिलियन लोग जो है वो दोस्तों कुपोषित है। बहुत बड़ा डाटा है। अब अगर हम लोग बात करें तो ये अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती है। भारत जो अपने आप को 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था मानता है, भारत जो अपने आप को जो विश्व की 4थी सबसे बड़ी पावर मानता है, भारत जो अपने आप को जो है वो 3री सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने का टारगेट रखता है, भारत जो अपने आप को जो है विकासशील से विकसित की ओर जाने वाला देश मानता है, भारत जो अपने आप को महाशक्ति मानता है, भारत में जहाँ पे आईफोन खरीदना एक जो है वो क्या हो गया, स्टैंडर्ड हो गया, हर आदमी आईफोन लिए घूमता है, तो क्या उस भारत के अंदर जो है वो ये हालात हैं कुपोषण के? तो सरकार ने इसकी आलोचना कर दी। सरकार का ये इकाई की रिपोर्ट है, केवल और केवल बच्चों को नापते हैं। आप जो है वो हमारे जो है वो युवा वर्ग जो एकदम खा पी के तरोताजा है, उसको तो आप देखते ही नहीं हो। कितने जो है वो अपने यहाँ बहुत सारे लोग फिट घूम रहे हैं, उनसे भी 5 गुना लोग जो है वो अनफिट घूम रहे हैं। मोटापा जो है अलग बात है, लेकिन खाते पीते परिवार के लोगों की कमी थोड़ी है। आपका जो ये भुखमरी सूचकांक है वो केवल और केवल बच्चों की स्थिति देखता है, और बच्चों की स्थिति देखता है, पूरे समाज को नहीं देखता। तो हम तो ये जो है वो नहीं मानते हमारी रैंक खराब है। तो मेरा ये भी कहना है कि बच्चों की स्थिति देखता है, केवल बच्चों की स्थिति दयनीय है, तो ये तो सबसे ज्यादा खराब है। भाई जो हम बड़े बूढ़े हो गए वो अगर कुपोषित है तो कोई बात नहीं, लेकिन नई जनरेशन अगर जो है वो इतनी ज़्यादा कुपोषित आ रही है तो वो तो अपने आप में और ज़्यादा चैलेंजिंग है। हमें तो इसको और ज़्यादा गंभीरता से लेना चाहिए। और दोस्तों याद रखना कि भारत जैसी अर्थव्यवस्था के लिए एक चुनौती है, इसके समाधान के लिए हमें एक व्यापक रणनीति बनानी पड़ेगी और हमें कई चीज़ों पर जो है वो काम करने पड़ेंगे। भारत में भुखमरी तथा कुपोषण भारत में भुखमरी तथा कुपोषण के कारण क्या है? पहला कारण है गरीबी। जब निर्धनता जो है वो दोस्तों अपने आप में पहला कारण है, क्योंकि निर्धनता भोजन के विकल्प सीमित कर देती है। गरीब आदमी के सामने ऑप्शंस कम होते हैं, पहला कारण। दूसरा, लैंगिक असमानता। हाँ, आपने जाने अनजाने में देखा होगा, लेकिन दोस्तों आप जेंडर इनइक्वलिटी को भुखमरी में भी देखते हैं। जब गांव में थे देखो या कटदेश हो तो जो है वो बेटाला कटोरी के अंदर अगर चूरमो चोरे तो भी कदे कदे घी ज़्यादा मिले कौन मिले ना। अब धीरे धीरे हम जो है वो लैंगिक समानता की तरफ चल रहे हैं, लेकिन खाने में भी जब आप देखेंगे महिला और पुरुष के खाने में, महिला सबसे अंतिम में खाना खाएगी। घर में जो भी सब कुछ अच्छा है सबसे पहले जो है वो सबको खिलाया जाएगा, उसके बाद में जो है वो महिला खाती है। कभी कभी तो सारी चीज़ें अच्छी बचती भी नहीं है। खाद्य मुद्रास्फीति, जितना जो है वो दोस्तों जो है वो खाद्यान्न प्रोडक्ट महंगे होंगे, भुखमरी उससे ज़्यादा बढ़ेगी। ये भी अपने आप में समस्या है। दोषपूर्ण सार्वजनिक वितरण प्रणाली, बस हम लोग जो है वो देख रहे हैं चावल, गेहूं, मोटा अनाज, हमें इनकी गुणवत्ता के बारे में ध्यान रखना पड़ेगा। और काम केवल और केवल जो है वो चावल, गेहूं, मोटे अनाज से नहीं चलेगा, हमें कुछ और चीज़ों पे भी ध्यान देना पड़ेगा। उसके साथ साथ प्रच्छन्न बेरोजगारी, दोस्तों जो है वो आपकी ये जो है प्रच्छन्न बेरोजगारी नहीं, आपको याद रखना होगा प्रच्छन्न बेरोजगारी की जगह प्रच्छन्न भुखमरी। क्या दोस्तों याद रखना पड़ेगा? प्रच्छन्न भुखमरी, प्रच्छन्न भुखमरी। ये क्या है? छुपी हुई भुखमरी। ये क्या है दोस्तों? छुपी हुई भुखमरी। हम इसे बोल सकते हैं छुपी हुई भुखमरी। तो सर छुपी हुई भुखमरी कैसे हुई?
छुपी हुई भुखमरी है भाई, छुपी हुई भुखमरी है। इसका मतलब क्या हुआ? खा रहे तो खूब हो, खाने में कोई कमी नहीं है, पर न्यूट्रिशंस नहीं है, न्यूट्रिशंस नहीं है। हमने ध्यान ही नहीं दिया कि पोषक तत्व उसमें है या नहीं है, प्रोटीन है या नहीं है। गर्भवती महिलाओं और नवजात शिशुओं में कुपोषण का प्रमुख कारण ही यही है। खाने को अब केवल रोट ही रोट चेपने से शरीर को पर केजी पे 1 ग्राम प्रोटीन चाहिए और गर्भवती महिला को तो ज़्यादा चाहिए। तो अब ये प्रच्छन्न भुखमरी है, जिसे हम बोल सकते हैं छिपी हुई भुखमरी। छिपी हुई भुखमरी का मतलब है खा तो तुम लोग खूब रहे हो, लेकिन उसमें क्या न्यूट्रिशन और प्रोटीन है क्या? उसमें क्या न्यूट्रिशन एवं जो है वो है क्या? उसके साथ साथ माताओं को गर्भावस्था, स्तनपान एवं पालन पोषण के दौरान पर्याप्त ज्ञान भी नहीं मिलता, पता भी नहीं है कि न्यूट्रिशन मेंटेन कैसे करना है, और जो योजनाएं चल रही है उनके क्रियान्वयन में भी थोड़ा बहुत दोष है, क्रियान्वयन में भी थोड़ा बहुत दोष है। समझे टॉपिक को? ऐसे तो नहीं हो रही गुरुजी जल्दी जल्दी डाटा लाओ डाटा लाओ डाटा लाओ, ऐसे मत करने लग जाना। इकोनॉमिक्स और ये सब्जेक्ट चाहे आप किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हो, कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन ज़्यादा आने लग गए हैं। एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखिए, अब आपका ट्रेंड चेंज हो रहा है। आप केवल धूल में लट मारने के लिए कोई जो है वो केवल और केवल फैक्ट रटने से काम नहीं चलेगा। फैक्ट तो बदलते भी रहते हैं, कॉन्सेप्ट रटने पड़ेंगे आपको। हाँ, अब जो है ना सिंपल से क्वेश्चन आ जाते हैं कि भारत में कुपोषण के क्या कारण है। अब ये भी अपने आप में चैलेंजिंग हो जाता है केवल फैक्ट रटे हुए होते हैं तो गरीबी, बेरोजगारी एक कारण है, जेंडर इनइक्वालिटी भी एक कारण है, फूड इन्फ्लेशन भी एक कारण है, पीडीएस में दोष है, सरकार की योजनाओं के क्रियान्वयन में दोष है, प्रच्छन्न भुखमरी। ये दोस्तों आप लोगों को याद रखने होंगे, ये जो है वो आप लोगों को याद रखने होंगे, याद रखने होंगे। हम इस पूरी इकोनॉमिक्स के अंदर बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे, ठीक है, लेकिन उसके बारे में पहले मैं केवल आपको नाम बता रहा हूँ। अगर कोई बोल दे कि भुखमरी और कुपोषण के निवारण के लिए सरकार क्या कर रही है और सरकार को क्या करना चाहिए, तो देखो सरकार को एक तो जागरूकता फैलानी चाहिए, एक खाद्यान्न प्रबंधन करना चाहिए, एक महंगाई पे नियंत्रण करना चाहिए, एक गरीबी पे जो है वो नियंत्रण करना चाहिए, एक लोगों को रोजगार देना चाहिए, एक जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली में गुणवत्ता। हमें क्या उपाय करना चाहिए दोस्तों भुखमरी एवं कुपोषण को खत्म करने के लिए? हमें लोगों को जागरूक करना चाहिए कि इतना प्रोटीन तो खाना ही चाहिए, केवल घी से काम नहीं चलेगा, है ना, केवल घी से काम नहीं चलेगा, उपाय में हमें बताना पड़ेगा, हमें जो है वो बताना पड़ेगा। नहीं अपनी तरफ क्या ट्रेंड है, घी खा लो घी खा लो, केवल घी से भी काम नहीं चलेगा, न्यूट्रिशंस पे दाल पे भी ध्यान देना पड़ेगा। पहले अपने जो है वो लोग सबसे ज़्यादा दाल क्यों खाते थे, ये तो काम था, वो समझदार थे, न्यूट्रिशन वैल्यू अच्छी होती है। बाजरा का जो है वो बाजरा तो श्री अन्न है भाई, मोदी जी ने नाम ही मिलेट्स दे दिया, तो न्यूट्रिशन वैल्यू अच्छी होती है तो इसलिए खाते थे कोई टाइम में। आज तो लोग जो है वो दिखावे के अंदर ज़्यादा जी रहे हैं, न्यूट्रिशन ज़्यादा जरूरी है, और केवल घी में न्यूट्रिशन नहीं है, उसमें तो फैट भी ज़्यादा है, तो आपको प्रोटीन भी चाहिए, विटामिन भी चाहिए, और भी सारी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। और अपना साइड की ट्रेंड चले घी ले जब है घी घी, मैं जब इंजीनियरिंग कराया करता हूँ तो भाई साहब घर आ जाओ ना एक ही चीज़ ले जाने घी घी, घरों को ही आ गयो तो घी। भाई साहब मैं जो है वो कम जो है वो शेखावाटी का, गंगानगर, हनुमानगढ़ का, मारवाड़ का जितना भी टाबरिया करता, मारा मतलब रूम के अंदर सौ ज्यादा कोई चीज होया करती तो बढ़ने होती भाई साहब, हद ज्यादा घी। अब किन भाव है घी कॉलेज बाजार बढ़िया लगे ठीक है, मूड होता था उस दिन तो चलो ठीक है चूर के खाती थी जनता, लेकिन इतना हद से ज्यादा घी हो जाना कि मार तो कई जनता तो इसी से कि बेटा पूछा करती है आड़ोसी पाड़ोसी कि थन घी का अच्छा है कि बता दो, मारे घर का ज्यादा भेजा है थे कोई घी ले लियो, मैं कोई की और चीज लिया हुआ, इंजीनियरिंग में घी ज्यादा और चीज भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जनता ऐसे पूछने लगी थी कि घर वाले इतने, एक जो सबसे खतरनाक ट्रेंड, ज्यादा इनोवेटिव तो होते नहीं है तो गूंद के लड्डू बना दो भाई साहब, मतलब कभी भी घर चले जाओ गूंद के लड्डू चाहिए क्या, अरे कौन नहीं चाहे गूंद का लड्डू खाएंगे जीवन भर, क्या नहीं गूंद के लड्डू। मैं तो जब भी मतलब हॉस्टल में, एक बार तो मेरे को शुरू में बचपन में हॉस्टल में डाल दिया था पहले दूसरी क्लास में, तब से मैं तो एक ही चीज़ याद रखता हूँ, एक पिंपा उसमें गूंद के लड्डू भाई साहब, और कोई मतलब नहीं है, इतना ही बनाना आता है, उसमें घी डाल दो, गोंद डाल दो, थोड़ा आटा डाल दो, ठीक है, और ड्राई फ्रूट के नाम पे ड्राई फ्रूट डाल दो, नहीं डालो तो भी कोई बात नहीं है, इनोवेटिव नहीं है। शेखावाटी में मारवाड़ में तो हमारे घर वाले तो
1% भी इनोवेटिव नहीं है। नहीं, थोड़ा बहुत आदमी को इनोवेटिव होना चाहिए कि क्या गूंद के लड्डू, ड्राई फ्रूट की कोई बर्फी बना दे, कोई बेसन की बर्फी बना दे, कुछ और बना दे ना। गूंद के लड्डू बनाने आते हैं, चढ़ा दियो गूंद, लगा के लड्डू को ले जाओ बेटा खाओ। अब गूंद का लड्डू घर में हम थोड़ी खाए थे, सर्दियों में भी कौन खाओ यार गूंद का लड्डू, पर घर का लगा यूँ न्यूट्रिशन जरूरी है। गूंद का लड्डू खाओ तो शाम तक नहीं जाओ, कोई टेंशन कौन है, वो सही बात है भाई। और टिफिन के अंदर भी आप जब जाके देखोगे ना, आप अगर कोई जाके, जब हम लोग टिफिन, मैं आदर्श विद्या मंदिर स्कूल में पढ़ा करता था, तो वहाँ पे जो है वो बहुत एलाइट क्लास के लोग भी पढ़ते हैं। अब तो चलो इंग्लिश मीडियम स्कूल ज़्यादा हो गई, पहले आदर्श विद्या मंदिर अपने आप में बहुत जो है वो स्टैंडर्ड वाला स्कूल हुआ करता था, उसमें हमारे जैसे लोग भी पढ़ते थे। अब हमारे जैसे लोग पढ़ते थे तो वहाँ पे जो है बहुत जो है उच्च वर्ग के लोग भी पढ़ते थे। तो उच्च वर्ग के लोग जो है वो भाई ब्रेड लाया करते थे, जैम लाया करते थे, कितना सामान लाया करते थे। अपने जो है वो पूरा का पूरा मतलब साल निकल जाता था, केवल और केवल जो है ना थोड़ी बहुत अगर चेंज होता था तो अचार, सांगरे सब्जी, आलू की सब्जी, थोड़ी बहुत केवल सब्जी चेंज होती, पराठा 2 फिक्स। मतलब मैं 12वीं तक पढ़ लिया, टिफिन ले जाते लेते पराठे 2 फिक्स थे, केवल और केवल पराठे, और कोई इनोवेशन नहीं है भाई साहब। सुबह सुबह 2 पराठा तैयार कर दिया, भी पर अचार ले जाओ, नहीं कोई आलू की सब्जी है तो बाहर ले जाओ, नहीं कोई जो है वो सांगरी सब्जी है तो बाहर ले जाओ, नहीं तो बाद में मिर्च ले जाओ, और कहीं है मिर्च लगा खा लिया, दिन में खानी तो है। तो इस चक्कर में मैं तो जो है आधी छुट्टी में पहले ही खा जाता। वो अब वो तो सामान इन बारे ले जाओ, जनता जो है वो जेम जेम है, पर वो जेम वाले भी हमसे मांगते थे, ऐसी बात नहीं है। मेरे कई दोस्त हुआ करते थे, वो कहते यार तेरे वाले जो ना ये मिर्च रोटी या जो है वो ये जो है वो पराठा वाला काम ठीक है, ये हमारा जैम बटर बटर ये क्या जो ब्रेड ब्रेड है खाओ तो खा लो भाई, मैं तू खिला जैम मैं देखी आज है ना। अब तो चलो धीरे धीरे पता चल जाता है, लेकिन उस समय तो जैम उस समय मान लो आप जो है वो 5वीं 6ठी क्लास में लाते थे भी, उच्च वर्ग के लोग उस समय भी जैम जानते थे हैं कि जैम क्या होती है। अब अपन तो आजकल तो अपन भी थोड़ा थोड़ा जानने लग गए। हाँ, लेकिन हमारा तो एक ही रूल होता है, आधी छुट्टी से पहले ही खा लो। ये आधी छुट्टी का टाइम खराब नहीं करना खाना खाने के चक्कर में, नहीं फिर खेलेंगे कब। आधी छुट्टी का टाइम है, फिर अगर खाना खाने में खत्म करेंगे तो फिर खेलेंगे कहाँ पे। और अगर हम खाना खाने बैठेंगे तो फिर हमारे क्या आदर्श विद्या मंदिर में हर चीज से पहले प्रार्थना भाई साहब। हे भगवान, 5 मिनट की तो अन्न देवता की प्रार्थना। अब 25-30 मिनट का जो है वो आपका पूरा ब्रेक है, उसके अंदर जो है वो 5 से 7 मिनट की जो है वो अन्न देवता की प्रार्थना, फिर रोटी जिमो, फिर जाओ, आधी छुट्टी खत्म ही हो जाए। तो इस चक्कर में जो है वो पहले चेप जाओ। और क्या है, सरकार क्या प्रयास कर रही है, हम ये सारे चीज़ें राजस्थान इको और इन सब में हम योजनाओं का एक अलग से सेशन रखेंगे। केवल जो है वो अपने को याद रखना। अब जैसे मैं तुम्हें भी पूछूंगा कि सरकार क्या प्रयास कर रही है, सरकार भुखमरी एवं कुपोषण को खत्म करने के लिए क्या प्रयास कर रही है। आपने अपने आसपास आंगनवाड़ी के अंदर देखे हैं, ये आंगनवाड़ी के अंदर क्या करते हैं, कुपोषण के लिए ही काम करते हैं, कुपोषण खत्म करने के लिए काम करते हैं, महिलाओं को जागरूक बनाते हैं। जो बच्चे हैं उनके लिए न्यूट्रिशन की बात करते हैं तो आंगनवाड़ी के अंदर, ठीक है। आपने मिड डे मील योजना देखिए, स्कूल में बच्चों को जो है वो भोजन, स्कूल में बच्चों को जो है वो दोस्तों जो है वो भोजन उपलब्ध करवाना, ये क्या आपकी मिड डे मील योजना। स्कूल में जो है वो दोस्तों बच्चों को भोजन उपलब्ध करवाना देखा तुम लोगों ने। मिड डे मील के तहत जो है वो स्कूल में बच्चों को क्या उपलब्ध करवाया जाता है, भोजन उपलब्ध करवाया जाता है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, इसके तहत दोस्तों आपको 3 में चावल, 2 में गेहूं, 1 में मोटा अनाज। कोई कह दे कि भाई सरकार के 10 प्रयास बताओ, 5 प्रयास बताओ, ये हम सब डिटेल में पढ़ेंगे आगे, सबका नंबर आएगा, याद नहीं करना है, याद नहीं करना है। श्वेत क्रांति देखा तुम लोगों ने, श्वेत क्रांति की वजह से आज हमारे यहाँ सरस, अमूल फूड जो है वो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा, जो आपके यहाँ ऑपरेशन फ्लड स्टार्ट हुआ था वाइट रेवोल्यूशन के द्वारा, आज हमारे यहाँ RCDF चल रहा है। शहरों में दूध नहीं कहाँ पड़ा था, शहरों में दूध, तो शहरों में भी दूध मिलने लग गया, डेयरी प्रोडक्ट्स मिलने लग गया, उससे कितना बढ़िया काम हुआ। उसके बाद में फूड फोर्टिफिकेशन देखा है तुम लोगों ने, फूड फोर्टिफिकेशन। हाँ, आप जब भी फूड कोई भी देखेंगे तो उस पर एक फूड फोर्टिफाई का एक लोगो लगा हुआ आता है कि इसको हमने और अच्छा कर दिया। फूड फोर्टिफिकेशन के सर्टिफिकेट का मतलब क्या हुआ, इसमें पहले से बढ़िया चीज़ थी लेकिन हमने भी इसमें थोड़ा और बढ़िया मिला दिया, तो अब इसकी न्यूट्रिशन वैल्यू ज़्यादा हो गई। फोर्टिफिकेशन का मतलब ये होता है कि न्यूट्रिशन वैल्यू जो है वो ज़्यादा हो गई। आपके दोस्तों जो है वो प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना 5,000 रुपये जो है वो दिए जाते हैं।
5,000 रुपये जो है वो माता को मिलते हैं। इस बार प्री में क्वेश्चन भी आया था। 5,000 रुपये जो है वो दिए जाते हैं दोस्तों 3 किस्त में। पोषण अभियान, ये दोस्तों झुंझुनू से मोदी जी स्टार्ट करके गए थे कि हमें जो ये करना है। इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण अभियान, याद रखिए दोस्तों, इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण अभियान के तहत 6,000 रुपये हम जो है वो देते हैं सेकंड चाइल्ड पे। इसमें 5,000 रुपये दिए जाते हैं जो फर्स्ट चाइल्ड पे, ये केंद्र देती है, हम 6,000 देते हैं। बाल गोपाल योजना, स्कूल में जो है वो दोस्तों दूध पिलाया जाता है बच्चों को। अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना, गहलोत साहब ने खूब बांटे थे। अन्नपूर्णा फूड पैकेट याद है तुम लोगों को? गहलोत साहब ने कोई कमी नहीं रखी थी। 15 अगस्त 2023 को जो है वो फूड पैकेट में कोई कमी नहीं रखी। बताओ कोई कमी रखी? इंदिरा रसोई योजना, इंदिरा रसोई योजना, तो इंदिरा रसोई योजना दोस्तों जो है वो याद रखो कि इंदिरा रसोई योजना जो है वो 20 अगस्त 2020 को इंदिरा रसोई योजना के तहत जो है वो 8 रुपये में भरपेट भोजन उपलब्ध करवाया जाता है। 8 रुपये में भरपेट भोजन उपलब्ध करवाया जाता है। कितनी योजनाएं चल रही, जितना मतलब आदमी जितना याद करना चाहे ना उतना याद कर ले बोले। इन सब को हम इस सिलेबस में पढ़ेंगे, आगे आने वाले टाइम में हम सब इसको पढ़ेंगे। लेकिन आज बस पहले अब अपन नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं कि एमएसपी क्या होता है, किस कीमत पे जो है वो खरीदा जाता है, उसके ऊपर हम चलेंगे। लेकिन सबसे पहले मुझे ये बताओ, फूड सिक्योरिटी किसको समझ में आया कि वहनीय कीमत पे फूड मिल जाए, फूड की उपलब्धता हो और फूड तक हमारी जो है वो पहुँच हो। और ये इसलिए क्योंकि हमारे संविधान में जो है वो लिखा हुआ है सामाजिक आर्थिक तथा राजनीतिक न्याय। सामाजिक आर्थिक न्याय तभी मिलेगा जब राज्य लोक कल्याणकारी राज्य के रूप में काम करेगा। राज्य का ये उत्तरदायित्व होगा कि वह अपनी जनता की जो है वो खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करे। लेकिन अब जब खाद्य सुरक्षा की बात कर रहे हैं तो इस टॉपिक को पढ़ने से पहले दिमाग में ये भी आना चाहिए कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स चलता है, जिसमें अल्प पोषण है, जिसमें दोस्तों आपके जो है वो चाइल्ड स्टंटिंग, वेस्टिंग, बाल मृत्यु दर के आधार पर रैंकिंग आती है। और भारत के हालात ऐसे हैं कि भारत जो है वो खाद्यान्न उत्पादक, निर्यातक और आत्मनिर्भर देश होने के बावजूद भी ग्लोबल हंगर इंडेक्स में जो है वो बहुत पीछे, और ग्लोबल हंगर इंडेक्स में हम 107वीं रैंक पे हैं। तो इसको जो है वो दोस्तों हमें कम करने के लिए क्या क्या करना चाहिए? हमें जागरूकता पे ध्यान देना चाहिए, गरीबी उन्मूलन, रोजगार सृजन, पीडीएस में सुधार, खाद्य प्रबंधन, खाद्यान्न की महंगाई जो है वो दोस्तों उसको कम करने के लिए जो काम करने चाहिए। ये बहुत सारे एफर्ट हैं, अभी आपको याद वाद नहीं करना है इनको, हम इनको डिटेल से राजस्थान इकोनॉमी में आंगनवाड़ी के अंदर क्या होते हैं, मिड डे मील योजना क्या होती है जिसमें बच्चों को भोजन उपलब्ध करवाते हैं, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम जो कि हम कल पढ़ेंगे, श्वेत क्रांति जो कि हम परसों पढ़ेंगे, ठीक है। उसके साथ साथ जो है वो प्रधानमंत्री मातृत्व पोषण अभियान जो कि हम राजस्थान इको में पढ़ेंगे, पोषण अभियान हम पढ़ेंगे, मातृत्व पोषण अभियान, बाल गोपाल सब हम पढ़ेंगे। यार टेंशन लेने की क्या जरूरत है? 2-4 के नाम भी चेंज होंगे तो नाम चेंज करके भी पढ़ेंगे, पढ़ेंगे ना। अब बात करते हैं दोस्तों मिनिमम सपोर्ट प्राइस की। अब किसकी बात करते हैं? मिनिमम सपोर्ट प्राइस की, जिसके बारे में तुम लोग बहुत बार सुनते हो, एमएसपी एमएसपी एमएसपी। किस किस ने ये नाम सुना हुआ है एमएसपी? किस किस ने ये नाम सुना हुआ है एमएसपी? किस किस ने ये नाम सुना हुआ? सुना हुआ है खूब? पक्की बात? नहीं नहीं, योजनाएं बंद नहीं होती हैं। जब इतनी अच्छी योजनाएं चल रही होती है तो सरकार जो है उनमें कुछ इम्प्रूवमेंट ही कर सकती है, चेंज नहीं करती है। तो आप टेंशन फ्री रहो। अब बात करते हैं मिनिमम सपोर्ट प्राइस के बारे में। तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस के बारे में सबसे पहले तो एक बहुत बड़ी भ्रांति है, उसको मैं सबसे पहले ख़त्म करता हूँ, है ना। सबसे पहले तो बहुत सारे लोगों को ये पता होना चाहिए कि एमएसपी है क्या। तो देखो एमएसपी है क्या, एमएसपी के बारे में आपको पता होना चाहिए। एमएसपी दोस्तों पहली चीज़ तो याद रखना कि ये दोस्तों आपकी सब्सिडी युक्त राशि है। क्या है दोस्तों? सब्सिडी युक्त कीमत है, सब्सिडी युक्त कीमत है। एक चीज़ तो ये याद रखना।
एमएसपी जो है वो दोस्तों जो है वो पहले ही किसान को जो है वो फसल पर दी गई गारंटी है, फसल पर दी गई गारंटी है कि कोई नहीं तो हम खरीद लेंगे, फसल पर दी गई गारंटी है एक तरीके से। मान लीजिए कि एमएसपी की जो है वो घोषणा फसल पूर्व है, आपके यहाँ जो कहा गया है कि हम गेहूं आपसे जो है वो 2500 रुपये में खरीद लेंगे, आप खेती कीजिए, हम 2500 रुपये में खरीद लेंगे। मान लीजिए जैसे ही गेहूं का उत्पादन हुआ उस समय बाजार में वैल्यू जो है वो 2000 रुपये में जो है वो गेहूं खरीदा जा रहा है। अब सरकार ये कहती है कि बाजार में 2000 का खरीदा जा रहा है, कोई बात नहीं, हमने 2500 की गारंटी दी है ना, हम जो है वो दोस्तों जो है वो 2500 रुपये के अंदर जो है वो गेहूं जो है वो सरकार ने बोला हम खरीदेंगे, 500 रुपये एक्स्ट्रा हम देंगे, 500 रुपये एक्स्ट्रा हम देंगे, 500 रुपये एक्स्ट्रा हम देंगे, 500 रुपये एक्स्ट्रा हम देंगे। तो ये 500 रुपये क्या हुआ, सब्सिडी हुआ ना। भाई मार्केट में तो गेहूं की रेट 2000 है, और अब गवर्नमेंट अगर जो है वो किसान से 2500 रुपये में खरीद रही है, तो रेट क्या हुई दोस्तों आपके यहाँ, 500 रुपये एक्स्ट्रा हुआ, तो ये सब्सिडी युक्त राशि, ये क्या है, सब्सिडी युक्त राशि है। तो अब हम लोग जो वो बात करते हैं एमएसपी क्या है, सब्सिडी युक्त राशि है जो कि फसल पर दी गई गारंटी है। लेकिन जब भी कभी एमएसपी की बात होती है तो किसान को छोड़कर और जनता जो है वो दोस्तों बात करने लग जाती है कि एमएसपी गलत है, इनको तो ये चाहिए वो चाहिए वो चाहिए। तो एक चीज याद रखो, भारत एक जो है ना वो क्या है, कृषि प्रधान देश है, बहुत सारे लोग एग्रीकल्चर में हैं। किसान का दुर्भाग्य बस केवल इतना है कि वो अपनी उत्पादित वस्तु की कीमत खुद निर्धारण नहीं कर पा रहा और बाजार निर्धारित कर रहा है। भाई आज मैंने जो है वो ये आपका कोर्स बनाया, तो ये कोर्स का डिसाइड मैं कर रहा हूँ, ये पेन जो है वो दोस्तों जिस कंपनी ने बनाया वो डिसाइड कर रही है कितने में बेचेगी। लेकिन क्या किसान जो है वो पूरे साल है मेहनत करके अपनी उपज का भाव निर्धारित कर सकता है, नहीं कर सकता। टमाटर कभी कभी आप मार्केट में जरूर 80 रुपये किलो में, लेकिन मैंने चोमू के पास बहुत बार देखेंगे कि टमाटर 2 रुपये किलो में बिकता है। तो किसान निर्धारित नहीं कर सकता, किसान निर्धारित नहीं कर सकता, पूरी साल मेहनत करके निर्धारित नहीं कर सकता। और कृषि प्रधान देश में आप ये भी नहीं कर सकते खेती नहीं करो तो क्यों है, खेती नहीं करो तो अत्ता बड़ा देश की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित नहीं हो सकती। हम जो ये बातें करते हैं ना बैठे बैठे केवल जो है वो बात कर ली फ्लैट में बैठ के, तो ये है ना आने वाला ज़माना ये होगा, लोग कहते हैं ना पर्सनल डॉक्टर रखो, पर्सनल वकील रखो। मेरी बात लिख के ले जाओ, 20 साल बाद में देख लेना हर आदमी बोलेगा ये पर्सनल किसान रखो, ताकि कम से कम ढंग का तो खा लें, अच्छा तो खा लें। क्योंकि जिस गति से जो है वो आधुनिकता बढ़ रही है और किसान खेती नहीं करेगा, किसान की अगली जनरेशन खेती नहीं करेगी, तो वो मेहनत तो करेगी, वो मेहनत तो करेगी ना भाई, वो जो है वो नौकरी लग जाएंगे, नौकरी लगेंगे, कुछ और कर लेंगे, नहीं तो सुबह सुबह एमएसपी पढ़ा देंगे, कुछ ना कुछ वो तो करेंगे। और किसान खेती नहीं करेगा तो फिर खेती करेगा कौन, और किसान खेती क्यों करेगा, क्योंकि जब किसान की खेती अपने आप में जुआ है, वो सब कुछ करके भी घाटे में रह सकता है, तो सबसे बड़ी समस्या जो है वो यही है। तो एक चीज हमेशा याद रखें कि किसान को दी गई ये कोई बख्शीश नहीं है, किसान को दी गई ये कोई दया नहीं है। किसान का भी इस देश के विकास में उतना ही योगदान है जितना जवान का है, जितना एक सामान्य आदमी का है। जब योगदान बराबर है तो अगर उन्हें हम फसल पूर्वक गारंटी दे दें तो उसमें क्या बड़ी बात है। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, सरकार को जब सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए खाद्यान्न लेना ही है तो क्यों ना जो है वो किसान से ही खरीद ले। मान लो जब इतना 3 रुपये चावल, 2 रुपये में गेहूं, एक में मोटा अनाज गवर्नमेंट को जब बेचना ही है, गवर्नमेंट को जब जनता को उपलब्ध करवाना ही है, तो गवर्नमेंट किसान से ले रही है, अच्छी बात है ना। अगर सेठ साहूकारों से लेगी तो सेठ साहूकार मोल भाव करेंगे, वो तो सीखेंगे कि हम तो इतने में नहीं इतने में देंगे, हम इतने में नहीं इतने में नहीं देंगे, इतने में देंगे। नहीं, बुक नहीं मिल सकती अंजलि जी, जो मैं पढ़ाता हूँ उसकी धीरे धीरे आप नोट्स बना सकते हैं। हम अगले आरएस की रसाई की तैयारी कर रहे हैं, थोड़ा सा रिदम खराब मत करो। पहले दिन से क्लियर बताया हुआ है कि क्लास की पीडीएफ क्लास के बाद अपलोड हो जाएगी, आप टेंशन फ्री हो के पढ़े, टेंशन लेने की आपको जरूरत नहीं है, आपकी सारी टेंशन हमने ले ली है। ठीक है, आपसे अगर निकलवाया जाए तो प्रिंट निकलवाया, नहीं सुंदर सुंदर पेन लेके, एक लाल एक कालो और एक नीलो, 3 रखो, यहाँ डेकोरेशन कर करके यहाँ बढ़िया बढ़िया लिखो, है ना। सुबह सुबह कमेंट सेक्शन में थोड़ा सा कम ध्यान दो, पुरानी तो ध्यान है, नोएडा में बता दूँ क्लास होवे लेकिन क्लास की वैल्यू रखा। मैं बहुत ही विनम्र आदमी हूँ और विनम्रता बहुत ज़रूरी है, लेकिन जो है कमेंट सेक्शन में हो आ कौन करना अपन सुबह सुबह क्या तो राम को नाम ले, नहीं माँ सरस्वती का दोग देर थोड़ा बहुत आदमी पढ़ ले।
है ना। तो सुबह का टाइम आपका भी जरूरी है और मेरा भी जरूरी है, इसलिए हम लोग पढ़ाई पर ध्यान दें तो ज़्यादा बढ़िया। मैंने आपको सूचना दे दी कि आपको हम हमारा कंटेंट उपलब्ध पीडीएफ में करवा देंगे। अब ये आपकी मर्जी है कि आप प्रिंट निकलवाएं, नोट्स बनाएं या सब कुछ। अब अगर ये चीज़ नहीं समझ में आ रही तो ये अपने आप में बड़ा दुर्भाग्य है कि इस चीज़ को समझने के लिए भी 4 बार रिवीजन करना पड़ रहा है, जो कि मुझे करवाना पड़ रहा है, बार-बार बताना पड़ रहा है कि हम आपको पीडीएफ दे देंगे, उसके बाद आप या तो प्रिंट निकालें या आप खुद लिखें, ये आपको समझना है। हाँ, गाँव में पीडीएफ कौन निकले, तो जब भी शहर जाओ तब तक मैं था 10-15 दिन में सब्जेक्ट की पूरी पीडीएफ दे देशा, जाओ जा कर डाले। एक बार आपना नोट्स को नहीं आ रहा, आपना नोट्स जो है वो अप्रैल में आई, क्योंकि कोई भी चीज़ निकालना चाहिए गुणवत्ता की निकालना। लिखना ज़्यादा सही है, लिखने की तो होड़ ही नहीं है। हर आदमी कहता है खुद के नोट्स बनाओ, हर आदमी कहता है खुद के नोट्स बनाओ। तो न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी किसानों को दिया जाने वाला एक सब्सिडी युक्त राशि है। दोस्तों, न्यूनतम समर्थन मूल्य वह मूल्य है जिस पर सरकार किसानों से फसल खरीद लेती है। न्यूनतम समर्थन मूल्य सरकार द्वारा किसान को दी गई गारंटी है कि भाई कोई नहीं तो कोई नहीं, मैं ये तुमसे इतने में खरीद लूँगा। तो बाजार में अगर फसल का मूल्य गिरता भी है तो किसान अपनी फसल जो है वो एमएसपी पे सरकार को बेच सकती है। इसलिए न्यूनतम समर्थन मूल्य किसान को बाजार जोखिम के प्रति जो है वो सुरक्षा प्रदान करता है, बाजार जोखिम के प्रति सुरक्षा प्रदान करता है। और ये सही बात भी, बाजार जोखिम के प्रति सुरक्षा प्रदान करता है। ठीक है, मार्केट रिस्क है तो सुरक्षा प्रदान करता है ना। अब आगे बात करते हैं एमएसपी के बारे में। एमएसपी का महत्व क्यों है, क्या जरूरी है कि हम लोग जो है वो एमएसपी रखें। पहली चीज़ तो जो है वो एमएसपी का पहला महत्व तो ये है कि कृषि को लाभकारी बनाए रखने के लिए, कि जब तक अगर खेती प्रॉफिटेबल नहीं हुई ना तो लोग खेती छोड़कर उद्योग की तरफ चलेंगे, और जब उद्योग की तरफ चलेंगे ना तो उद्योग पे भारी बर्डन आएगा, और शहरी क्षेत्र के अंदर जो है ना बाद में बेरोजगारी बढ़ेगी, निर्धनता बढ़ेगी। और जब उद्योग से नहीं झेला गया तो सेवा क्षेत्र तो वैसे ही पढ़े लिखों को झेलता है, तो फिर इससे जो है वो दोस्तों समस्याएं और विकट हो जाएगी। तो पहला काम, कृषि को प्रॉफिटेबल बना रखना जरूरी है, ताकि किसान की दूसरी पीढ़ी भी जो है वो खेती कर सके और देश का पेट भर सके। किसान के लिए बाजार जोखिम का प्रबंधन करना, किसान के लिए मार्केट रिस्क का मैनेजमेंट करना। जब आप अपना इंश्योरेंस करवाते हैं, जब आपको हेल्थ इंश्योरेंस चाहिए, सबको आज के टाइम में इंश्योरेंस चाहिए, हर आदमी को सिक्योरिटी चाहिए। आप सरकारी नौकरी में जाना चाहते हैं, हर आदमी जीवन में सिक्योरिटी ढूंढ रहा है, तो किसान का ये हक है कि वो भी मार्केट रिस्क का मैनेजमेंट करे। ऐसा नहीं कि वो पूरी साल मेहनत करे और जो मूंग मोट 6,000 की बजाय 2,000 में आ जाए, फिर वो कैसे लागत निकालेगा। उसकी जो है वो दोस्तों बिजाई के भी पैसे लगे हैं, उर्वरक के पैसे लगे हैं, मजदूरी के पैसे लगे हैं, खुद वो पूरा परिवार जो है वहाँ लग रखा है, उसके बाद में जो है वो दाने होते हैं 1,00,000-2,00,000 के। तो इससे अच्छा तो वो नौकरी कर लेता किसी की। तो बाजार जोखिम जो है वो प्रबंधन, खाद्य उत्पादन में वृद्धि को बनाए रखना, क्योंकि अगर आपकी एमएसपी जो है वो श्योरिटी होगी तो दो खेती होगी, और खेती होगी तो दोस्तों जो है वो खाद्य उत्पादन भी बढ़ेगा, और खाद्य उत्पादन बना रहेगा तो दोस्तों भारत की बढ़ती जनसंख्या का पेट भी पाल लेंगे, फूड सिक्योरिटी भी इंश्योर हो जाएगी। क्या हो जाएगी, फूड सिक्योरिटी भी इंश्योर हो जाएगी। वर्तमान में कृषि आगत, कृषि इनपुट, एग्रीकल्चर इनपुट जैसे बीज, उर्वरक, कीटनाशक, श्रम की कीमत निरंतर बढ़ती जा रही, निरंतर बढ़ती जा रही। बीज भाई साहब इतना महंगा हो गया जो कि कोई मतलब हद ही कौन, इतना महंगा। मतलब बाजरा जो है वो 20 रुपए किलो है, लेकिन बीज 2,000 रुपए किलो है, 3,000 रुपए किलो है। बताओ, देखते हो तुम लोग। उर्वरक हद से ज्यादा महंगा, यूरिया कट्टो धीरे धीरे महंगा हो रहे हैं। कीटनाशक है, एक जो है वो एक बोतल है केवल और केवल 1,000 की, 2,000 की, 3,000 की, है ना। तो ये आपको पता ही है। श्रम की कीमत, श्रम की कीमत तो तुम पूछो ही मत है। मजदूरी तो इतनी बढ़ रही है कि मजदूर मिल ही नहीं रहा, मजदूर को बुला के लाना पड़ता है। और बुला के जो जो गांव से उनसे पूछो एक बार है कि भाई साहब खेत में मजदूर लाना बहुत बड़ा टास्क है, उसको लाओ। दूसरे दिन शाम को और बोलो भाई कल आ तो जागो ना, लावणी है। फिर वो हाँ आ जाऊंगा, व्यवस्था पूरी रखियो। व्यवस्था का मतलब केवल और केवल उसकी मजदूरी नहीं है, मजदूरी के साथ साथ उसके लिए जो है वो सिर और सूस वो है कि मतलब उसके लिए जो हलवा बनाया जाए। अगर वो जो है वो मतलब ये जो अगर वो धूम्रपान करता है तो धूम्रपान भी अफोर्ड किसान करो उसके लिए पूरे दिन।
और अगर उसे शाम शाम को भी कुछ चाहिए तो उसे भी जो है वो किसान ही उपलब्ध करवाओ। इतना भारी काम है। और वो मतलब जो है वो इतना ज़्यादा, जो लोग खेती करते हैं उन्हें तो पता होगा कि एग्रीकल्चर की लेबर के जितने भाव बढ़े ना उतने तो बढ़े ही नहीं है। किसान के सामने सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि एग्रीकल्चर लेबर बहुत ज़्यादा महंगी हो गई, और हमारे साइड तो इतनी महंगी हो गई है कि पर घंटे पैसे लेने लग गए हैं। 200 रुपया, 100 रुपया घंटे, 80 रुपया घंटे, 100 रुपया घंटे की 10 घंटा काम कर से 1000 रुपया चाहिए। हाँ, मिल रही हो नहीं, मिलते ही नहीं है। तभी तो फिर ये होता है कि भाई पहले 5-4 लोग जो आपस में एक खेत में काम करवा दिया, एक में करवा दिया, ये भी चलता है। तो जब एग्रीकल्चर की इनपुट हर चीज़ जो है वो महंगी हो रही है, तो न्यूनतम समर्थन मूल्य तो बहुत ज़्यादा है ना, ये गारंटी तो ज़रूरी है। क्योंकि जब सब कुछ महंगा हो रहा है तो प्राइस भी तो अच्छी दो यार। जब सब कुछ महंगा हो रहा है तो प्राइस भी तो अच्छी देना बनता है ना। किसानों को खुले बाजार के शोषण से बचाने के लिए भी जरूरी है, क्योंकि किसानों के खुले बाजार में शोषण से बचाने के लिए इसलिए जरूरी है कि पहले, बहुत पहले हम लोगों ने ये चीज सोच ली, हम लोगों ने ये देख ली। जो लोग जानते हैं, अगर उन्हें पता होगा, हम मजदूर तो भगवान है, तो ये तो हर आदमी को ही पता है, भगवान है तभी तो शाम को भी धोखना पड़ता है, बुलाना पड़ता है, बहुत बड़ी बात है। हाँ, 600 प्लस खाना प्लस उनकी खुद की सुविधा। 6 घंटे काम करेंगे तो भी 600 रुपये, जरूरी भी है भी, क्योंकि हाँ, और लेबर मिलने का कारण भी ये है ना कि गाँव में लोग रहे ही नहीं। जैसे हमारे साइड लेबर मिलेगी कहाँ? लोग गुजरात काम करने चले गए, सऊदी अरब काम करने चले गए, दुबई काम करने चले ले गए, कर्नाटक काम करने चले गए, तो मजदूर तो रहे ही नहीं ना, लेबर मिल ही नहीं रही है। या तो किसान ही खेती करे, किसान ही पूरी मेहनत करे, या उसका परिवार ही पूरी मेहनत करे, बाहर लेबर नहीं है, लेबर है ही नहीं। बच्ची कच्ची लेबर मनरेगा चली जाती है, जहाँ पे काम तो कम होता ही है, पैसा भी कम होता है, लेकिन ठीक है इतना ही मिल रहा है तो क्या, तो संतुष्टि भी होगी लोगों में, और काम करने में जोर भी आवे। तो ये भी अपने आप में जो है वो दोस्तों समस्या है। किसानों को खुले बाजार के शोषण से बचाने के लिए भी एमएसपी जरूरी है। अब किसानों को खुले बाजार के शोषण से बचाने के लिए एमएसपी कैसे जरूरी है? आज आपको ये नॉर्मल लगता है, लेकिन आज से आप 20-30 साल पहले जाके अगर देखेंगे गंगानगर, हनुमान, पंजाब, हरियाणा साइड, तो आड़त बहुत आगे चलती थी। आड़त, आड़त जानते हो? सेठ साहूकार की दुकान, आप बोलो ना आड़ती दुकान है, तो आड़त बहुत ज्यादा चलते थे। तो आड़त से क्या होता था, किसान को आज तो बैंक से लोन मिल जाता है, पहले बैंक से लोन हुआ करता नहीं था, एग्रीकल्चर फाइनेंस बहुत ज्यादा था नहीं। तो जो कृषि मंडी के अंदर जो बैठे लोग जो हैं, जो काम कर रहे हैं दोस्तों, आपके यहाँ पे खाद्यान्न का जो काम कर रहे हैं, गेहूं बाजरा इनको खरीदने का, बेचने का, वो लोग किसानों को जो है वो ब्याज पे पैसा देते थे। फिर ब्याज इतना लगाते थे कि मूलधन से ब्याज ज्यादा हो जाता था। अब भाई साहब, जब इतना कर्जा किसान पे हो गया है, तो किसान अब डिसाइड नहीं कर सकता कि उसे गेहूं कितने में बेचना है, उसे बाजरा कितने में बेचना है, उसे ग्वार कितने में बेचना है, क्योंकि उसे तो पहले ही कर्जे में, तो उसके सामने ऑप्शन ही नहीं है। उसे तो उन्हीं सेठ साहूकार को बेचना होगा जिससे उसका कर्ज है, वो पहले ही आके बैठ जाते थे। जब तक खाद्यान्न निकलता नहीं था ना, उससे पहले ही आके जो है वो दोस्तों बैठ जाते थे आड़त वाले या सेठ साहूकार, कि हाँ भाई तेरे 2.5 लाख को कर्ज है, जितनी तेरी फसल हो ना दे दी, बाजार को भाव वो चल है। अब बाजार को भाव चल रहा है नहीं चल रहा है, किसान का पहले यूं कर्ज तो किसान ने तो देना ही पड़ेगा। तो आज जब न्यूनतम समर्थन मूल्य हो गया, तो किसान खुले बाजार में, ओपन मार्केट में बेच सकता है, एक अच्छी प्राइस प्राप्त कर सकता है, तो वो शोषण से भी बचा। सरकार को क्या फायदा है? सार्वजनिक वितरण प्रणाली में खरीद का आधार है ये, सरकार खरीद लेती है बढ़िया तरीके से। सरकार किसान को तो 2500 रुपये दे देती है, लेकिन मान लो कोई ज़माने में अगर जो है वो एमएसपी वाला सिस्टम नहीं और सरकार को भी अगर सेठ साहूकार से खरीदना पड़ जाए, तो फिर सेठ साहूकार डिसाइड करेंगे 2500 में नहीं 2800 में देंगे, तो फिर एमएसपी में सरकार कहाँ से देगी? ये भी अपने आप में कारण है। यह किसानों की आय में वृद्धि के लिए दोस्तों जो है वो एग्रीकल्चर उत्पादन में वृद्धि के लिए, उनके जीवन स्तर में सुधार के लिए जरूरी है, उनके जीवन स्तर में सुधार के लिए जरूरी है। और क्या जरूरी है उनके जीवन स्तर में सुधार के लिए? आपकी एमएसपी जरूरी है, आपकी एमएसपी जरूरी है। तो किसने एमएसपी पे, किसी ने आज तक जो है वो, तुम में से कौन कौन है जो एमएसपी को जो है प्रैक्टिकल लाइफ में भी देखा है?
तो एमएसपी जो कि न्यूनतम समर्थन मूल्य जो है दोस्तों, याद रखना, कृषि को जो है लाभकारी बनाए रखने के लिए, रिस्क मैनेजमेंट के लिए, फूड प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए, उन्हें एक लाभकारी मूल्य देने के लिए, एक गारंटी देने के लिए, शोषण से बचाने के लिए और पीडीएस में सप्लाई बनाने के लिए और उसके साथ साथ जीवन स्तर सुधार के लिए जरूरी है। क्लियर? चले आगे। हाँ, बहुत बढ़िया। चलें हटे। चलो अब आगे बात करते हैं, आगे देखते हैं। तो अब एमएसपी जब तुम लोगों ने सुना है तो एमएसपी के बारे में 2-3 फैक्ट याद करो जो कि जरूरी है। और वो फैक्ट क्या है दोस्तों? पहला फैक्ट तो ये है कि एमएसपी का कॉन्सेप्ट देने से पहले एक आयोग बना था और वो आयोग था कृषि लागत आयोग। कब बना था दोस्तों? कृषि लागत आयोग, याद रखना, कृषि लागत आयोग, कृषि लागत आयोग, जिसे हम लोग बोलते हैं कि दोस्तों आपके यहाँ पे कमीशन ऑन है लागत आयोग, कमीशन ऑफ एग्रीकल्चर कॉस्ट है, ठीक है, कमीशन ऑन है एग्रीकल्चर कॉस्ट, सीएसी जो है वो आयोग बना था कब? 1965 में। ये आयोग जो है वो एमएसपी की सिफारिश देता है। ये आयोग बोलता है कि इतनी जो है वो प्राइस होनी चाहिए। एमएसपी की क्या देता है ये आयोग? सिफारिश देता है। एमएसपी की ये आयोग क्या देता है भाई? सिफारिश देता है। एमएसपी की आयोग क्या देता है? सिफारिश देता है। पहली क्लियर चीज तो ये याद रखना। अब सर टॉपिक हार्ड है, बैंकिंग इजी था? हार्ड नहीं है, टॉपिक फील करने वाला है। अगर ये हार्ड लग रहा है तो इसका मतलब जो है वो आपने गांव की बस नहीं पकड़ी कभी। ये तो बहुत सरल टॉपिक है, इसमें क्या हार्ड है? ये तो समझने वाली बात है, इसमें तो बस फील करना है आपको। कभी कभी जो ना फैक्ट नहीं मिलते तो लोगों को हार्ड लगता है टॉपिक। ये तो कितना बढ़िया टॉपिक है। हार्ड तो भाई साहब आपका हुड्डा सम्मेलन है, उसमें कितने तो राज्य हैं, अरे कब वो हुआ और उसमें क्या क्या हुआ वो है भाई। ये तो कितना सही काम है, इसमें तो याद कुछ करना ही नहीं है। इकोनॉमिक्स में तो मजेदार बात ही यही, पूरे इकोनॉमिक्स में 400-500 ज्यादा फैक्ट नहीं है। 400-500 तो अपने को जो है वो राजा याद करने पड़ जाते हैं, उनके नाम याद करने पड़ जाते हैं, युद्ध याद करने पड़ जाते हैं। यहाँ अब तक आया क्या है वो तो बहुत शौक को है, बहुत सरल टॉपिक है। आपको हार्ड लग रहा है इसका मतलब आपका इंटरेस्ट नहीं है इस टॉपिक में। इकोनॉमिक्स में इंटरेस्ट होना जरूरी है। तो 1965 में कृषि लागत आयोग बना। तो पहला फैक्ट तो ये याद रखना है, ये कृषि लागत आयोग एमएसपी की सिफारिश देता है। और सबसे पहले एमएसपी हमारे यहाँ 1966 में कौन सी फसल पे दी थी? 1966 में सबसे पहले एमएसपी हमारे यहाँ किस पे दी थी? गेहूं पे दी थी। किस पे दी थी? गेहूं पे दी थी। तो ये अगर परी में क्वेश्चन आ जाए तो कर दोगे कि सबसे पहले एमएसपी किस पे दी गई थी? गेहूं पर दी गई थी। सबसे पहले जो है वो एमएसपी गेहूं पे दी गई थी, एक ही याद रख लेंगे। फिर इसी आयोग का नाम चेंज करके हम लोगों ने कर दिया सीएसीपी। क्या कर दिया? सीएसीपी। आज के दिन इसका नाम क्या हो गया? कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। क्या हो गया नाम? कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। कृषि लागत एवं मूल्य आयोग, याद रखना, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। तो ये आप लोगों को याद रखना है। क्या याद रखना है? इसका नाम चेंज करके सीएसीपी कर दिया 1985 में। कब कर दिया? 1985 में। तो वर्तमान में एमएसपी की सिफारिश ये देता है, वर्तमान में एमएसपी की सिफारिश ये देता है, वर्तमान में एमएसपी की सिफारिश ये देता है, एमएसपी की सिफारिश ये देता है, ये देता है, वो सिफारिश मान ली जाती है। तो ये भी याद रखना है। कितनी फसलों पे एमएसपी की सिफारिश वर्तमान में दे रहा है? वर्तमान में 22 फसल पर दे रहा है। वर्तमान में कितनी फसल पे दे रहा है? 22 फसल पे। ये लो, हो गया टॉपिक। समझना ही तो था, हाँ समझना ही तो था और समझ आपने लिए।
भी समझना ही तो था, समझ आपने लिए ना, फिर क्या ये समस्या है? आपने समझ लिया कि एमएसपी है क्या, वो समझना जरूरी था। एमएसपी की सिफारिश कौन करता है? कृषि लागत आयोग करता है, जिसका नाम चेंज करके सीएसीपी 1985 में कर दिया। और दोस्तों ये 22 फसल पर एमएसपी की घोषणा करता है। सबसे पहली फसल गेहूं थी। अगला फैक्ट पूछेगा तो यहीं से पूछेगा ना, और तो कॉन्सेप्ट पूछेगा। तो अब एमएसपी में हम देखते हैं समस्याएं क्या। कई लोगों को लग रहा था गुरुजी वो तो बताओ जो कोई याद करना लो कर लो। 1965 में कृषि लागत आयोग बना, जो कि एमएसपी की सिफारिश करता है। 1966 में सबसे पहले गेहूं पे दिया गया एमएसपी। सीएसीपीसी का नाम चेंज करके 1985 में कृषि लागत एवं मूल्य आयोग कर दिया, जो कि वर्तमान में एमएसपी की सिफारिश देता है 22 फसल पे। ये बताओ। क्लियर? अब आ जाओ एमएसपी में क्या समस्याएं हैं। 22 फसल पे है। चलो अब देखते हैं एमएसपी में क्या क्या समस्याएं, देखें थोड़ी समस्याएं। अपडेट होते रहते हैं पूनम जी, है ना। अगले साल चॉइस भी हो जाए, इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक्स एग्जाम से पहले डाटा एक बार अपडेट करवा दिए जाएंगे। आ जाओ न्यूनतम हाँ, न्यूनतम समर्थन मूल्य पर। और आपको बहुत सारे स्टूडेंट्स के पास बुक्स हैं, वो भी अच्छी बात है, लेकिन ये आपके फाउंडेशन बैच और जो है वो प्री प्लस मेंस साथ में एसआई का बैच है, तो इसके अंदर मैं फुल डिटेल में कराऊंगा। इसलिए डिटेल में कराऊंगा क्योंकि सब्जेक्ट वैसे ही बहुत छोटा है, तो इसको बहुत अच्छे से बहुत मन से पढ़ो। क्योंकि आपका आपको जीवन में सबसे ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। लोग कहते हैं टाइम मैनेजमेंट, मैं तो कहता हूँ सब्जेक्ट मैनेजमेंट। जिस आदमी का सब्जेक्ट मैनेजमेंट अच्छा है ना, वो सिलेक्शन लेके जाते हैं। देख लेना हमेशा, हम समय देते ही नहीं है सब्जेक्ट को समय देते ही नहीं है। टाइम मैनेजमेंट का मतलब तो कितने घंटे पढ़े। सब्जेक्ट मैनेजमेंट मतलब हर सब्जेक्ट को आपने कितना समय दिया। अब तुम लोग क्या करते हो, हिस्ट्री के अंदर जो एंशंट हिस्ट्री, फिर मिडाइवल हिस्ट्री, फिर मॉडर्न हिस्ट्री, फिर आर्ट एंड कल्चर, फिर राजस्थान हिस्ट्री, फिर राजस्थान आर्ट एंड कल्चर, तुम लोगों ने पढ़े 1500 पेज। पढ़े 1500 पेज, तुम लोगों ने पढ़े 1500 पेज है। और 1500 पेज पढ़ने जरूरी है, पढ़ने भी पढ़ेंगे, लेकिन तुम्हें 1500 पेज पढ़ने में लगाए तुमने 4 माह। और प्रश्न कितने आए? प्रश्न आए केवल और केवल उतने जितने आते हैं इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स के अंदर आपको इंडियन हिस्ट्री, इंडियन इको, राजस्थान इको दोनों में पढ़ना है। और दोनों में आपने जो है वो पेज पढ़े 400। अगर प्री में इससे क्वेश्चन आएंगे 20, तो इससे भी आएंगे 20, 22 ही आएंगे, कम नहीं आएंगे। मेंस में अगर ये 70 नंबर की, तो ये भी 65 नंबर की, बराबर है। वैल्यू दो आप, सब्जेक्ट को वैल्यू दो। मैं कहता हूँ इसको 4 महीने पढ़े तो इसे भी कम से कम 2 माह तो पढ़ो, इसका क्या कसूर है। जब तक आप वैल्यू नहीं दोगे तब तक समस्या है। पब्लिक एड एक छोटा सा सब्जेक्ट है, जो कि दोस्तों 130 पेज में कंप्लीट हो जाता है। 130 पेज में कंप्लीट हो जाता है, 15 दिन की क्लास में कंप्लीट हो जाता है, वो भी 60 नंबर का है। और ये हिस्ट्री भी 60 नंबर की है, ये हिस्ट्री भी 60 नंबर की है। तो आपको जो है वो क्या करना पड़ेगा, सब्जेक्ट मैनेजमेंट करना पड़ेगा। जिन सब्जेक्ट से की वैल्यू उतनी है लेकिन वो छोटे हैं, तो इसका मतलब उन्हें ज़्यादा अच्छे से पढ़ो। ये तो अच्छी बात है ना, अगले का सिलेबस कम है तो उसे ज़्यादा अच्छे से पढ़ो। आपका पूरा इको है उतना तो मेवाड़ की हिस्ट्री है, मेवाड़ की हिस्ट्री भी पढ़नी है, लेकिन इस पर भी ध्यान दो। हाँ, अब आओ देखो आगे। तो आपके जो है वो वर्तमान में कितनी फसलें, 22 फसलों पे जो है वो दिया जाता है। अब जो है वो इसकी जो है विद्यमान समस्याएं क्या है, इसमें जो है वो दोस्तों विद्यमान समस्याएं क्या है। तो न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद की जटिल प्रक्रिया, इतना सरल काम नहीं है एमएसपी पे बेचना। किस किस ने एमएसपी पे बेचा हुआ है। एमएसपी सरल होता तो इसका लाभ भी आता, क्योंकि एमएसपी की अपने आप में पहली समस्या तो ये कि केवल 10% किसान, केवल 10% किसान ही एमएसपी का लाभ उठा पा रहे हैं। केवल 10% किसान ही एमएसपी का लाभ उठा पा रहे हैं, क्योंकि 90% किसान जो है उसकी जटिल प्रक्रिया से परेशान है। जटिल
प्रक्रिया से परेशान है। प्रक्रिया जटिल कैसे है उसके बारे में बात करते हैं। न्यूनतम समर्थन मूल्य की खरीद की जटिल प्रक्रिया इतनी खतरनाक है। पहले आपको टोकन लेना पड़ेगा, टोकन लेके लाइन लगानी पड़ेगी, लाइन लगा के तुलाई करवानी पड़ेगी, तुलाई ढुलाई के अंदर जो है पैसा लगा वो आपका। उसके बाद में दोस्तों जो है वो आपको पर्ची मिल जाएगी, फिर आपके अकाउंट में पैसे आएंगे। राम जाने कब आएंगे, आने में टाइम लग जाएगा। किसान ने तो जो है वो आने में लग जाता है महीना 1.5 महीना। अब किसान के पास इतना पैसेंस कहा कि पहले वो जो है वो अपने खाद्यान्न को जो है गांव से शहर में ले जाए, पिकअप के 1000 रुपये एक्स्ट्रा लगाए, वहाँ जाके पिकअप खड़ी करके टोकन लगाए, टोकन के बाद लाइन में लगाए। तो 3 दिन 4 दिन हमने कृषि मंडी के बाहर खड़ी पिकअप भी देखी है। 5 दिन हमने खड़ी पिकअप देखी है, नंबर नहीं आता तो उसका टाइम लगाए, तो 5 दिन की उसकी मजदूरी खराब हुई। अंदर जाने के बाद में जो है वो दोस्तों जो है वो उसको पलदारी का पैसा भी किसान ही देवे, तो जो है वो बोरी पे 10 रुपये लगे तो किसान देवे। फिर अगलों ने गुणवत्ता के आधार पे रेट जो है वो दोस्तों क्या निर्धारण की, वो अगले पे डिपेंड करता है। पैसा कब आए, इतनी जटिल प्रक्रिया है कि किसान सोचता है जो आया है व्यापारी वो गांव से ही ले जाए, चाहे 50 रुपये 100 रुपये कम देते, चाहे 50 रुपये 100 रुपये कम देते। वर्तमान में एमएसपी केवल 22 फसलों तक ही सीमित है। ये भी कमी है, फसलों तक ही नहीं, इसे बागवानी तक ले जाना चाहिए। टमाटर जिसने बोया उस किसान का क्या कसूर है, उसे भी जो है वो वैल्यू मिलनी चाहिए, तो ये भी अपने आप में जो है। उसके बाद में आपके यहाँ आलोचकों के अनुसार न्यूनतम समर्थन मूल्य के तहत मुख्यतः गेहूं और चावल पे ही फोकस रखा जाता है, क्योंकि गेहूं और चावल पर ही जो है वो दोस्तों पीडीएस में काम आता है, और ज़्यादा पीडीएस में काम नहीं आती। तो मेन फोकस सरकार का गेहूं चावल मोटा अनाज, गेहूं चावल मोटा अनाज पे रहता है। तो इससे जो है वो ये भी अपने आप में नुकसान है, ये भी अपने आप में नुकसान है। शांता कुमार समिति ने ये बताया कि केवल 6%, 10% तो मैं अब बता रहा हूँ, उस समय समिति 2012-13 की, उन्होंने कहा केवल 6% किसान ही एमएसपी का लाभ ले रहे हैं। तो 90% किसान तो एमएसपी का लाभ ही नहीं ले रहे। न्यूनतम समर्थन मूल्य की वजह से किसान भी केवल एमएसपी वाली फसल ही बोता है। इसकी वजह से दोस्तों जो है वो दूसरी चीज़ें डिमोटिवेट हो रहे हैं, किसान भी उसी में उलझा पड़ा है कि जो है वो ये जो है वो क्या केवल यही वो इसकी एमएसपी मिलेगी, एमएसपी मिलेगी। तो इससे बागवानी जो है वो दोस्तों क्या होती है, हतोत्साहित हो रही है। न्यूनतम समर्थन मूल्य एक सब्सिडी युक्त मूल्य है जिससे सरकार का खर्चा बढ़ता है, और सरकार का खर्चा बढ़ने से सरकार का राजकोषीय घाटा, सरकार का जो है वो घाटा भी बढ़ता है, सरकार का घाटा भी बढ़ता है, सरकार का जो है वो घाटा भी बढ़ता है। तो क्या याद रखना आप लोगों को, आप लोगों को याद रखना है कि समस्या बतानी पड़े तो आपको पता होना चाहिए कि केवल 10 से 1%, उस समय शांता कुमार समिति ने 6 कहा था, आज हम 10 ले लेते हैं। केवल 10% जो है वो किसान ही जो है वो एमएसपी का लाभ ले रहे हैं। एमएसपी की खरीद की प्रक्रिया बड़ी जटिल है, जिससे जो है लोगों की उदासीनता है। केवल 22 फसल तक ही सीमित है। हमारा ये मानना है कि एमएसपी लाओ तो बागवानी तक, सब तक फैलाओ, ताकि हर आदमी को लाभ होवे, इसका हर किसान को लाभ होवे। और ये गेहूं चावल पर ही फोकस रखता है, इनकी खरीद तो खुद रहती है, उनकी और की खरीद की डेट भी कम मिलती है, धीरे 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 एकदम खरीद उनकी कम हो जाती है। उसके बाद में एमएसपी की वजह से जो है वो किसान भी एमएसपी वाली जो है वो फसलों पे ज़्यादा ध्यान दे रहा है। इससे दोस्तों बागवानी जो है तो उत्साहित हो रही है, नहीं तो बागवानी करे, अनार करे, अगला और कुछ करे तो और कमाई हो सकती है, और सरकार का भी खर्चा बढ़ता है, और सरकार का भी खर्चा बढ़ता है। तो ये आपके न्यूनतम समर्थन मूल्य से संबंधित तथ्य हैं। लक्ष्मीकांत झा समिति के कहने पर लागू किया गया था। 1965 में दोस्तों जो है वो पहले आपका आयोग बना, गेहूं पे सबसे पहले दिया गया। आज सीएसीपी जो है वो कृषि लागत एवं मूल्य आयोग जो है वो क्या करता है, सिफारिश करता है, और इस पे जो है वो दोस्तों इसके बारे में जब सिफारिश होने के बाद में अंतिम निर्णय आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति लेती है, आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति लेती है। टोटल 22 फसल है, 14 खरीफ है, 6 रबी है, 2 वाणिज्यिक है, 2 वाणिज्यिक है, 2 वाणिज्यिक है। वैसे तो क्या होता है 24 ही हो जाती है, लेकिन 22 है, क्योंकि जैसे 2 अन्य फसल तोरिया और नारियल है, तो ये तोरिया और नारियल जो है ना, सरसों और नारियल के जितना ही भाव होता है। तो ऐसे मान लो आपकी फसल तो 24 होगी, लेकिन एग्जैक्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछे तो अभी 22 फसल इन दो की भी। जैसे मतलब जो सरसों की है ना वही तोरिया की बिकती है,
और जो आपका नारियल है उतना ही डिस्कर्ड नारियल बिकता है, तो वो दोनों सेम ही प्राइस पे हो जाते हैं। तो लोग कहते हैं दो अन्य फसल भी तो खरीदी जा रही है, लेकिन वैसे एग्जैक्ट 22 फसल ही। कल हम पढ़ेंगे एमएसपी का निर्धारण कैसे हो रहा है, और एमएसपी का निर्धारण पढ़ने के बाद में हम लोग पर कल ही जो है वो पढ़ेंगे खाद्यान्न भंडारण क्या है, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया क्या है, उसके साथ साथ जो है वो दोस्तों आपके यहाँ केंद्रीय भंडारण निगम, नाफेड, ट्राईफेड, ये क्या है, राजस्थान में क्या क्या है ऐसा। उसके बाद में हम पढ़ेंगे सार्वजनिक वितरण प्रणाली कि भारत में पहला राशन कार्ड कब आया, क्या अलाउद्दीन खिलजी ने सही में सार्वजनिक वितरण प्रणाली चालू की थी। हमारे यहाँ पे जो है वो दोस्तों क्या क्या चुनौतियाँ हैं सार्वजनिक वितरण प्रणाली में, वन नेशन वन राशन कार्ड क्या है, वन नेशन वन राशन कार्ड क्या है, ये सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे, ये सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे। उसके बाद में अगला टॉपिक जो है वो हम लोग पढ़ेंगे खाद्य प्रसंस्करण उद्योग क्या है। तो ये सारे टॉपिक हम लोग कवर करेंगे, इसलिए बने रहें। इसके बाद में आपकी राजस्थान पॉलिटी क्लास आपके 8 मिनट बाद में जो है वो आपको मिल जाएगी। अभी मैं बोल देता हूँ अपलोड हो गई है क्या राजस्थान पॉलिटी, और उसके बाद में आप सभी लोग राजस्थान पॉलिटी पढ़ें, और उसके बाद में शाम की दिन की क्लासेस का आपका शेड्यूल दे दिया जाएगा। धीरे धीरे अच्छे से पढ़ें। हाँ, ठीक है, मैं सुबह रखूँ क्लास हमेशा। जाऊँ मैं? तो धीरे धीरे पैसेंस रखें, धीरे धीरे सब कुछ समझ में आ जाएगा, टेंशन मत लो। फौजदार जी ये कह रहे हैं कि सर राजस्थान पॉलिटी लाइव कराओ। मैं लाइव और रिकॉर्डेड दोनों बराबर ही पढ़ाता हूँ। आप अभी एक बार जिनको जल्दी पढ़ना वो पढ़ लीजिए, मैं वापस लाइव तो करवाऊंगा 2-1 महीने बाद में, है ना। तो ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जिनके पास टाइम है और जिनको जल्दी पढ़ना है और मुझसे ही पढ़ना है, जो सब्जेक्ट मुझसे पढ़ना है। तो रिकॉर्डेड जो है वो इस क्लास से रिकॉर्डेड नहीं है, अलग से रिकॉर्ड किए हुए हैं कि भाई ये आपके लिए ही जाएगा। तो आप टेंशन मत लो, और आप जब मुझसे पढ़ेंगे 1-2 साल तो आपको भी पता चल जाएगा कि जो है वो हर सब्जेक्ट में जो जो मैं सब्जेक्ट पढ़ाऊँगा उसमें आपको थोड़ा जल्दी सिलेबस करना है। तो जल्दी सिलेबस करने के लिए आप मेरे साथ लाइव प्लस रिकॉर्डेड दोनों चलना पड़ेगा। बहुत बार ऐसा होता है कि मैं लाइव नहीं होता पर मुझे समय है तो मैं उस समय रिकॉर्ड कर लेता हूँ, दूसरे टीचर की क्लास चले, क्योंकि मेरे पास समय तो यही है, सुबह 1 घंटा और शाम को 2 घंटे। तो मेरे से अगर ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना है तो आपको थोड़ा मेरे अलावा किसी की भी रिकॉर्डेड नहीं आएगी, मेरे अलावा किसी की रिकॉर्डेड नहीं आएगी, और टीचर आपको लाइव पढ़ाएंगे। लेकिन मेरे से आपको 5-5, 6-6 सब्जेक्ट पढ़ने हैं, और जब 5-5, 6-6 सब्जेक्ट पढ़ने हैं तो आपको टेंशन किस चीज़ की है? वो मेरी जिम्मेदारी है ना। मैं रिकॉर्डेड को कितना लाइव जो है तुम्हारे सामने पेश करूँगा, तुम्हें कभी टेंशन ही नहीं आएगी। तुम्हें बस केवल पढ़ने पे ध्यान देना है, टेंशन आएगी नहीं, केवल पढ़ाई पे ध्यान देना है ना। तो वो मेरी जिम्मेदारी है। जैसे 2 क्लास हो जाएगी तो एक दिन में आधे घंटे लाइव आके उसके क्वेश्चन करवा दूंगा। आपको भी जल्दी करना है ना। अभी आप बोलो कि सर आप जो है वो 3 सब्जेक्ट लाइव चलाओ, तो 3 सब्जेक्ट लाइव मैं कैसे चलाऊं? और टीचर के तो 4-5 में जितने करवाने करवा दूं, कोई समस्या नहीं। अगर पॉलिटी आपको मुझसे नहीं पढ़ना, मैं पॉलिटी का दूसरा टीचर लगा दूं, उसमें कोई समस्या नहीं है। पॉलिटी जो है दूसरे टीचर से पढ़ लो, लेकिन मुझसे पढ़ना है तो थोड़ा सा आपको एडजस्ट करना पड़ेगा, थोड़ा सा समय के लिए आपको एडजस्ट भी करना पड़ेगा। जैसे ही इको कंप्लीट होगा वैसे पॉलिटी लाइव चालू हो जाएगा, वैसे पॉलिटी लाइव चालू हो जाएगा। तो 2 बार मिल गया भाई। जिसको अभी जल्दी है, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं कि हमें 8-8 घंटे पढ़ना है, हमें टाइम खराब नहीं करना सर, जल्दी सिलेबस कवर करना है, हमें जल्दी सिलेबस कवर करना है। तो जिनको जल्दी सिलेबस कवर करना है उनको तो हो जाए, और जब दोबारा आप मैं पढ़ाऊंगा लाइव तो उस समय लाइव पढ़ लेना, अपने घर की बात है। हाँ, अपने घर की बात है ना, उसमें कोई अलग थोड़ी है। तो अभी सभी लोग जो है वो जाके राजस्थान पॉलिटी के अंदर केवल 6 ही टॉपिक अपने को पढ़ने हैं। 6 टॉपिक बाद में 7वें दिन से मैं लाइव आऊंगा, फिर बता देता हूँ। केवल 6 ही टॉपिक हमें जो है वो रिकॉर्डेड पढ़ने, 7वीं क्लास से केवल 6 दिन ही 6 टॉपिक आपके रिकॉर्डेड है, मैं फिर वापस लाइव आऊंगा। हाँ, ये कोई रिकॉर्डेड वैसे रिकॉर्डेड नहीं है। 6 टॉपिक है, जो मेरा बर्डन थोड़ा कम होए, क्योंकि मुझसे ही पढ़ना है इसलिए मेरा बर्डन थोड़ा सा कम होए, तो 6 दिन आपको। और इससे क्या स्पीड भी हो जाती है। मैंने हर सब्जेक्ट के अंदर थोड़े थोड़े टॉपिक रिकॉर्ड कर रखे हैं, उससे क्या स्पीड हो जाती है। नहीं ऐसा लगेगा कि यार 3 महीने ये टॉपिक ही चल रहा है, तुम 6 दिन पढ़ के आओ, फिर 15 दिन में आपको लाइव पढ़ाऊंगा ना। दोनों नहीं, एक बार पहले राजस्थान पॉलिटी।
तो ये अपने घर की बात है, जितनी बार लाइव पढ़ना हो, जितनी बार रिकॉर्डेड पढ़ना हो, बढ़िया तरीके से पढ़ना, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जाऊँ अब? ओके, बैच स्टार्ट हो गया आज से, तो आप अपने साथ वालों को जरूर बताएं। और बूस्टर आपका ही संस्थान है, आप बताएंगे तभी लोग जुड़ेंगे, और आप जोड़ेंगे तभी जो है वो बूस्टर चलेगा। तो ऐसा नहीं है, मैं बार बार एक ही चीज़ कहता हूँ कि अभी हम इस स्थिति में नहीं है कि बहुत सारे बड़े ऐड, या जो है वो आप चुनाव प्रचार देख रहे थे वहाँ पे ऐड, या अखबारों में बहुत बड़े ऐड जो है वो अभी हम लोग ना अफोर्ड कर सकते, ना ही हम इस लेवल की जो है वो कोई फीस ले रहे हैं कि जो है वो इतने भारी भारी ऐड दे सकते। तो अभी जो है वो सस्टेनेबिलिटी के लिए, इतने बढ़िया बढ़िया टीचर जोड़ने के लिए, लगभग 40 लोग काम कर रहे हैं, तो 40 घरों में रोजगार देने के लिए जो वो बूस्टर अभी चल रहा है, तो केवल और केवल जो है वो आपके दम पर ही चल रहा है, और किसी के दम पे नहीं चल रहा है, ये आप मान के चल लेना। तो स्टार्टिंग के जो है वो 1-1.5 साल तो आपको अपनी तरफ से पूरा सहयोग करना पड़ेगा। जब आप पढ़ के संतुष्ट हो जाएंगे तो आप ही अपने सहयोग से साथ वालों को बोलोगे कि भाई जो है वो हम पढ़ रहे हैं, आप पढ़ सकते हैं। लाखों लगाने से बेहतर है कि यहाँ आके आप पढ़ें और प्रॉपर तरीके से आपका सब कुछ कवर करवाया जा रहा है। ठीक है, मैंने मैथ की और साइंस की क्लास आपकी लगा दी, और अब आप मुझसे 1 जनवरी को पूछ लेना, हिंदी अंग्रेजी की और लगा दूंगा। 8-9 घंटे क्लास हो जाएगी, सब लाइव पढ़ाएंगे, इससे ज़्यादा और क्या चाहिए, इससे ज़्यादा और क्या चाहिए। क्योंकि 15 तारीख को मेंस वाला बैच कंप्लीट हो रहा है, उसके बाद में सारे टीचर फ्री हो जाएंगे। सारे टीचर फ्री हो जाएंगे तो बढ़िया से बढ़िया पढ़ते जाना, बढ़िया से बढ़िया पढ़ते जाना ना। रितिका जी हो गया था, ठीक है, और उसमें जो बचा वो उसके बाद में अपलोड कर दिया जाएगा डिजिटल बैंकिंग। अभी जितना पढ़ाया गया उसको पढ़ लो। तो आप सभी लोग अपने साथ वालों को जो है वो बताएं। अगर आप संतुष्ट हो जाते हैं तो उसके बाद में आप उन्हें रिकमेंड करें, क्योंकि केवल और केवल मार्केटिंग का केवल और केवल मेथड हमारे पास तो आप हो। अगर हम आपको मेहनत करवाएंगे, हर स्टूडेंट अपने आप को जो है वो एक सदस्य मानते हुए केवल और केवल एक स्टूडेंट जोड़ेगा तो उससे भी काम चल जाएगा, उससे भी काम चल जाएगा। कि भाई अपने को जो है वो आप 200 स्टूडेंट हो, 100 स्टूडेंट हो, अगर आप लोग अपनी तरफ से जो है मेहनत करके किसी को रिकमेंड करते हो और इसमें कुछ नहीं जाता है, आपको अगला ओढ़मा नहीं देगा किसी भी कंडीशन में। तो आप अपने साथ वालों को ज़रूर बताएं। ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद, राम राम।